नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं अभी जो लेटेस्ट मार्च 2025 में आरपीएफ कांस्टेबल का रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, टीसीएस ने लिया है। एनटीपीसी भी ले रही सेम एजेंसी। तो टीसीएस ने इस आरपीएफ कांस्टेबल के जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, कुछ ऐसे सवाल पूछे टफ लेवल के, वाकई में 98% कैंडिडेट ने उन सवालों को या तो अटेम्प्ट नहीं किया यानी स्किप किया है या फिर गलत किया है। वैसे तो टोटल आरपीएफ कांस्टेबल में 36 शिफ्ट में 50 क्वेश्चंस प्रति शिफ्ट के अकॉर्डिंग 1800 क्वेश्चन जी के जीएस के पूछे गए हैं। और आपको बता दूं एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, करंट ये सेम सिलेबस है। लगभग 70% सेम सिलेबस है। कुछ अलग एनटीपीसी में थोड़ा डिटेल में सिलेबस दे रखा है, वो आरपीएफ कांस्टेबल में नहीं दिया था। मॉर्निंग में आपको डिटेल में वीडियोस का बनाया था। अब इन 1800 क्वेश्चंस में से चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूँ सबसे टफ सवाल। कहने का मतलब नए पैटर्न के सवाल जो पूछे गए हैं ना, जो हटकर सवाल पूछे गए और सभी कैंडिडेट ने उसका आंसर गलत दिया है। टॉपिक वाइज अपन बात करने वाले हैं। वैसे इन 1800 क्वेश्चंस की डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आप पीडीएफ ई बुक में ले सकते हैं और बिना एक्स्ट्रा फैक्ट की आपको टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। बाकी आप यदि मॉक टेस्ट दे रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, कमेंट सेक्शन बताना कितना स्कोर हो रहा है। टेक्स्ट बुक की मॉक में नहीं लगा रहे हो तो टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। मैक्सिमम कैंडिडेट यहीं से मॉक लगाते हैं। और अब यहाँ पर ईयरली पास प्रो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आप 571 रुपये में ये डील ले सकते हो। आने वाला जो भी एग्जाम है, चाहे ग्रुप डी हो गया या फिर एएलपी की अभी रिक्रूटमेंट आई है, सारे रेलवे एग्जाम्स जो 1 ईयर में होंगे उनके मॉक आपको मिल जाएंगे। वैसे रेलवे के अतिरिक्त जितने भी इंडिया में एग्जाम्स होते हैं 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर कवर होते हैं सभी लैंग्वेज में। इनका नया फीचर पास प्रो मैक्स भी आप ट्राई कर सकते हो, जिसमें रैंकर्स टेस्ट सीरीज हैं और स्टडी नोट्स आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, तैयारी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आप कहेंगे इन टफ सवाल का आपको कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि आपने अपनी आंसर की जो चेक की थी ना वेबसाइट, और उस आंसर की में मैक्सिमम कैंडिडेट सभी ने अपनी चेक की और देखा गया एक फिक्स सवाल का, जैसे ये सवाल देखा, इस सवाल को कितने कैंडिडेट ने करेक्ट किया है तो देखा तो 2.59% जितने भी कैंडिडेट ने अपने आंसर की चेक की है, लगभग 2.5% कैंडिडेट ने इसको करेक्ट किया है। बाकी ने रॉन्ग किया या फिर स्किप कर दिया। इस अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस को एडजस्ट किया टफ टू इजी के लेवल में। तो आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर चैप्टर वाइज, जो सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, इस टाइप से जो टफ सवाल अलग लेवल के पूछे गए ना, उनकी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित डिटेल में चर्चा आपके समक्ष अनुपमा मैम के द्वारा ये पूरा सेशन लिया जाएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फ्री मिल जाएगी। और आपको चाहिए मार्च 2025 में पूछे गए 1800 क्वेश्चन की सेम पीडीएफ एक्स्ट्रा फैक्ट सहित चैप्टर वाइज, वो आप पेड हमारी वेबसाइट से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और उस ई बुक में पेज नंबर 2 पर आएंगे ना, आपको प्रिंट वर्जन मिल जाएगा कम पेज में, 117 सीट में मिल जाएगा। और यहाँ पर डाउनलोड की लिंक है, डायरेक्टली आपका डाउनलोड हो जाएगा प्रिंट वर्जन। बाकी कल से अपन कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर वाइज पूछे गए सभी लेटेस्ट जो क्वेश्चंस आरपीएफ कांस्टेबल में एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो वीडियो सेशन आने वाला कंटिन्यू आपके विद इन 10 डेज कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, बस अपलोड करना है। तो जुड़े रहिएगा टॉप ट्रेंडिंग जीके के साथ। मैम यहाँ पर सेशन ये पूरा कंटिन्यू कर रही है, अनुपमा मैम के द्वारा बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं हूं अनुपमा आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब है कि टॉपिक वाइज जो मुश्किल क्वेश्चन है ना, उसको हम करेंगे यहाँ पे कवर, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल में या फिर आरपीएफ के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में कैसे नए सवाल जोड़े गए हैं, नए सवाल को इंट्रोड्यूस किया गया है, कैसे मुश्किल सवाल अब पूछे जा रहे हैं। तो हर टॉपिक के यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, और यहाँ पे लगभग 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन के माध्यम से आप देख पाएंगे कि कैसे नए नए सवाल पूछे गए हैं, कितने मुश्किल सवाल आपसे आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो एनटीपीसी हो या फिर जो भी रेलवे का एग्जाम है, आपको इस तरीके से तैयार रहना है ना। आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछने का जो मेन टॉपिक है या मेन जो एरिया है वो सेम है। जैसे हाँ, आप देख रहे हैं कि बिहू से सवाल पूछा है, लेकिन बिहू में अब पहले वाले सवाल नहीं पूछे गए हैं, इसमें बहुत बारीक गहराई से जाके सवाल पूछा हुआ है। तो बस जो नया पैटर्न है
रेलवे का सवाल पूछने का, बस उससे इंट्रोड्यूस करवाना है आपका इस सेशन का मतलब। पहला क्वेश्चन है, आपने बिहू से बहुत सारे सवाल पूछे हैं। पहला आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगा, जो मास्टर वीडियो आएगा उसमें भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विशेष रूप से असम राज्य में मनाए जाने वाले 3 बिहू त्योहारों में से एक काटी बिहू के बारे में सही है? अब देखिए, पहले पूछता था सिर्फ बिहू, है ना? बिहू किस लिए मनाया जाता है, मतलब कैसा उत्सव है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, या फिर किस राज्य में मनाया जाता है। ये बड़ा ही आसान सवाल होता था कि किस राज्य में मनाया जाता है। अब वहां से बदलते बदलते आप देखिए कितनी गहराई में सवाल ये पूछा हुआ है। अब आपको काटी बिहू के बारे में बहुत सारे फैक्ट पता होंगे, तभी आप बता पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है, इसको आसान मत समझिएगा। इसके जो ऑप्शंस है ना, ये आपको बड़े फंसाने वाले हैं। अगर आप सोचेंगे कि एक बार पढ़ लिया आपने तो आप बता देंगे, बिल्कुल नहीं। बहुत गहराई से अच्छे से आपको याद करना होगा, तब जाके आप बता पाएंगे। देखिए, इसमें ऑप्शन कितने नजदीक नजदीक के दिए हुए हैं, जिसमें कि आप अच्छे से अगर याद नहीं रखे हैं फैक्ट, तो भूल जाएंगे, मतलब गलती कर देंगे। काटी बिहू, यहाँ पे पूछा है कि काटी बिहू के बारे में सही है, यानी कि 3 फैक्ट गलत होगा, 1 फैक्ट जो है सही है। काटी बिहू खड़ी फसलों के लिए प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि फसल जैसे हम लगाते हैं, मान लीजिए धान का बीज लगाए हैं, तो थोड़े दिन के बाद जो होता है, धान का पौधा निकल जाता है ना, धान का पौधा निकल गया है, तो ये पौधा यहाँ पे निकल गया है ना? इस स्थिति की बात हो रही है। इस टाइम में ये काटी बिहू मनाया जाता है, ठीक है? तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कितना नजदीक-नजदीक ऑप्शन है। काटी बिहू फसल कटाई ऋतु का प्रतीक है। ये तो बिल्कुल काट देंगे हम, है ना? ये तो गलत हो जाएगा। काटी बिहू किसानों द्वारा बुआई की शुरुआत का प्रतीक है। अब यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो सकते थे। ये बुआई के टाइम का नहीं होता है ना? काटी बिहू बुआई के टाइम का नहीं होता है। ये होता है जब फसल आपके खेत में लग चुका है, ये थोड़ा-थोड़ा बड़ा हो चुका है ना? थोड़ा-थोड़ा पौधा हो चुका है, नाजुक पौधे निकल चुके हैं, तब का है। ठीक है? तो देखिए, इस ऑप्शन के साथ आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, ये या फिर ये, अब आपको 50-50 जाना पड़ता, है ना? रिस्क 50-50 का लेना पड़ता। तो काटी बिहू जो होता है ना, खड़ी फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब इतनी गहराई से आपको हर फैक्ट को पढ़ना पड़ेगा। हम नोट्स भी इसी तरीके से प्रोवाइड किए हैं, मतलब बिहू से अब जो आने वाले एग्ज़ाम में सवाल होंगे ना, वो आपसे नहीं छूटेंगे, है ना? काटी बिहू को रंगोली बिहू, रंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल नहीं। रंगाली बिहू से भी पूछा हुआ है, रेलवे एसएससी ने पूछ चुका है ना? जितने भी टाइप से सवाल पूछे ना, वो सारे एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएँगे। रंगाली जो सॉरी रुंगाली बिहू जो है, इससे सवाल पूछा हुआ था कि ये सबसे पहला बिहू होता है। 3 बिहू मनाया जाता है ना, तो ये सबसे पहला बिहू होता है। तो सबसे पहला बिहू कौन होता है? इससे सवाल पूछा गया था, है ना? रोंगाली से। और यहाँ पे आपसे काटी से पूछा हुआ है। अब देखिए, असम का ये त्योहार है, बिल्कुल सही है। 3 बिहू असम में मनाया जाता है। एक होता है बोहाग बिसु, जो बैसाख माह में, माह से भी सवाल पूछा हुआ है, और आपको अंग्रेजी, हिंदी दोनों ही माह याद करना पड़ेगा। तो देखिए, बोहाग बिसु बिहू, माघ और एक काटी बिहू होता है। अब इसके मंथ याद करने में जो मास्टर वीडियो आएगा ना, मैंने उसमें आपको रिलेट करके बहुत सारे फैक्ट याद करवाए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तीनों बिहू का ये मंथ याद करना थोड़ा-सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखिए, ब से बोहाग, ब से बैसाख, तो हिंदी वाला माह आपको याद आ जाएगा, ठीक है? ब से बोहाग, ब से बैसाख, तो ब मिल गया यहाँ पे कॉमन। यहाँ पे देखिए, क से कार्तिक, क से काटी, तो ये भी एक कॉमन मिल गया आपको, है ना? तो तीसरे के लिए आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। बिल्कुल, ये 2 जो है फर्स्ट लेटर मैच कर रहा है मंथ के साथ, तो ये एक छोटा-सा हिंट हो जाएगा। तो ऐसे-ऐसे हिंट भी मैंने ध्यान रखे हैं, उस मास्टर वीडियो में बताए हैं। हर जो मेरा वीडियो आता है, हर क्लास जो आता है, उसमें मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि रिलेट करके थोड़ा-सा फैक्ट याद करने में आपको अ, सुविधा हो जाए, ऐसे मैं रिलेट करती हूँ, ठीक है? अब देखिए, इंग्लिश का माह, अगर आपको कार्तिक माह याद है तो अंग्रेजी माह बता देंगे आप, क्योंकि कार्तिक महीने में तो छठ होता है ना, छठ होता है किस माह में? आपको अंग्रेजी माह याद होगा, अक्टूबर या नवंबर के आस-पास होता है, तो बिल्कुल आसानी से ये कर लेंगे आप, है ना? तो माघ जो होता है जनवरी के मध्य में होता है, कार्तिक या फिर अक्टूबर के मध्य में होता है आपका काटी बिहू, और बोहाग जो होता है ये बैसाख के माह में होता है, ठीक है? इसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस आपको बताना है कि कैसे सवाल पूछे गए हैं और कैसे-कैसे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे मुश्किल सवाल पूछे गए हैं, ठीक है? बाकी डिटेल जो है आपको वो मास्टर वीडियो में मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का कंपाइल करके वो वीडियो आएगा, लगभग 30-32 घंटे का। ठीक है, दूसरा है आपका रोंगाली बिहू, सॉरी, यहाँ पे हम पहले बिहू से बात करते हैं, 3 बिहू हो गया ना, अब पहला बिहू जो होता है रोंगाली बिहू, जिसको कि बोहाग के नाम से भी जाना जाता है, बोहाग बिहू। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, रंगीन होता है, सब मतलब ज़्यादा इसमें उत्सव मनाया जाता है ना? वसंत महोत्सव के रूप में भी इसको जाना जाता है, और ये नव वर्ष की शुरुआत होता है।
अब याद रखना है कि रोंगाली बिहू जो होता है नव वर्ष की शुरुआत होता है। अब आप ऐसे रोंगाली को याद कर सकते हैं, रोंगाली रंग, हम लोग फागुन महीने से शुरू होता है ना हिंदी का माह हमारा, तो रंग वंग खेल के हम लोग साल की शुरुआत करते हैं ना, तो इसी तरीके से रंग से आप रोंगाली को लिंक कर लेंगे तो आपको रंग याद आ जाएगा कि रंग खेल के हम लोग हिंदी माह की शुरुआत करते हैं, तो इसी तरीके से रंगाली रोंगाली यानी कि रंग, रंग से, तो इसको भी नए मतलब नए वर्ष की शुरुआत के रूप में हम देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको रिलेट करेंगे तो ये भी आपको फैक्ट याद आ जाएगा। अब देखिए हमने अपने नोट्स में ये भी आपको बताया है कि अब आपसे ये पूछ लिया कि पहला बिहू कौन-सा होता है, कितने प्रकार का होता है, किस राज्य में मनाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन पुराने हो गए, है ना? अब आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है ना कि इसमें कैसे-कैसे मनाया जाता है ना? और उसमें चरण कौन-कौन से होते हैं, तो रोंगाली बिहू के चरण भी यहाँ बताए हुए हैं, चट, राती, गोरू, मनु, कुतुम, मेल, चेरा, ये सारे चरण होते हैं रोंगाली बिहू के मनाने के। तो ये भी आपसे अपकमिंग एग्जाम्स में ये भी पूछ सकता है, ठीक है? फिर ऐसे हम काटी बिहू की बात करें तो इसको गोंगाली के नाम से भी जानते हैं, अक्टूबर के दौरान ये मनाया जाता है। काटी बिहू जो होता है ना, खाली अन्न भंडार और बढ़ते धान के खेत, इस समय के दौरान की कमी को के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसको पुअर या फिर कोंगाली के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम धान का पौधा मान लीजिए लगा रहे हैं, तो जब धान का पौधा खेत में ऐसे निकल रहा है ना? मतलब धान की खेती की जो टाइम आ गई है, तो पिछले साल जो हमने अनाज धान लगाया था या फिर धनाज धान जो मतलब धान जो है उपजाया था, अब वो हमारा गोदाम लगभग खाली हो चुका है। 1 साल का ही तो लगभग हम रखते हैं ना खाने-पीने के लिए। तो हमारा ये जो भंडार है, अन्न भंडार है, ये खाली हो चुका है और नया हम अन्न का पौधा लगा चुके हैं, तो इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो आपको दोनों ही याद रखना है कि यहाँ पे अन्न भंडार, क्या पता आपसे ये खाली अन्न भंडार ही ऑप्शन में सिर्फ दे दे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो जब नए पौधे निकल रहे होते हैं, यानी कि पिछला जो हमारा अनाज होता है, पिछले साल का जो फसल होता है, वो हमारे गोदाम से यानी कि हमारे अन्न भंडार से ये लगभग खत्म हो चुका होता है। हमारा अन्न अन्न भंडार जो है ना, 1 साल लगभग कंप्लीट कर चुका होता है, तो खत्म होने लगा होता है, खाली होने लगा होता है। तो ये दोनों ही आपको उद्देश्य याद रखना है कि किस स्थिति में मनाते हैं, किस टाइम मनाते हैं, ठीक है? चलिए। उसके बाद भोगाली बिहू देखिए, भोगली बिहू जो होता है ये माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है, जनवरी के मध्य में मनाया जाता है, फसल के मौसम के अंत का प्रतीक होता है, ठीक है? काट-वाट के फसल और एकदम खुशी मनाते हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि सारा काम फिनिश हो गया। ऐसा होता है ना कि भाई बहुत टेंशन होता है, भई फसल लगाना है, खाद डालना है, तो बीज डालना है, तो उसकी कटाई करना है, बुआई करना है, क्या-क्या बहुत सारे टेंशन होते हैं। मतलब काट-वाट के अनाज जो है एकदम घर में आ गया, तो एकदम अंतिम में जो मनाते हैं ना, वो खुशी का माहौल होता है, मतलब आराम वाला जो टाइम होता है, एकदम मस्त मनाते हैं भोगाली। मतलब सारा अनाज घर में आ गया है, बस भोग में लगाना है अब। मतलब अब बस खाना है ना? भोग लगाना है, बैठ के रोज़-रोज़ अपने मतलब नए अनाज जो आ चुके हैं ना, उसके अलग-अलग डिश बना के खाओ। तो आप ऐसे रिलेट करेंगे तो ये भी आपको याद आ जाएगा कि साल के अंत में मतलब जब फसल खत्म हो चुका होता है, फसल की कटाई हो चुकी होती है ना, तब ये मनाते हैं भोगाली बिहू। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब देखिए बिहू नृत्य में कौन-कौन से उपकरण इस्तेमाल होते हैं, ये भी तो पूछ लेगा ना कि जब उत्सव मनाते हैं तो कौन-कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं ये लोग। तो बिहू नर्तक मंडली होता है, इसमें ढोल, ये ताल, पेपा जो भैंस के सींग का बना होता है। अब ये भी एक सवाल पूछा हुआ है। अब आपको एक्सप्लेनेशन से ही बहुत सारे नए-नए सवाल मिल जाएँगे। जैसे एक सवाल आपको देखने को मिलेगा कि कौन-सा उपकरण है जो कि भैंस के सींग से बना हुआ है? इस टाइप से कुछ सवाल है, ठीक है? तो पेपा। या तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था और ऑप्शन में ये था या फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये ऑप्शन में था। तो ये भी सवाल है। तो हम देखिए आपको एक्सप्लेनेशन ऐसे देते हैं, नोट्स ऐसे देते हैं जिससे कि कई सारे सवाल आपका रिवाइज़ हो जाएँगे, पहले जो आपने पढ़ा है या फिर आने वाले जो नए सवाल है ना, वहीं से कवर हो जाएँगे। ठीक है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, अब आप देखेंगे कि इस ये भी फेस्टिवल से पूछा हुआ, त्योहार से पूछा हुआ है। राजस्थान का गणगौर त्योहार जो देवी पार्वती को समर्पित होता है, कितने दिनों तक मनाया जाता है? पहले पूछता था कि गणगौर त्योहार जो है किस राज्य का है, किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है? फिर दूसरा जब थोड़ा-सा क्वेश्चन टफ हुआ, जो नया पैटर्न इससे इंट्रोड्यूस किया इसके बाद, तो वो पूछने लगा कि किस देवता को समर्पित होता है। अब जो है ना ये सब नहीं, किस राज्य से है कोई भी त्योहार ये नहीं चलेगा, है ना? किस भगवान को समर्पित है ये भी नहीं चलेगा। अब पूछता है कि ये कितने दिनों तक मनाए जाते हैं, इसमें कैसे-कैसे मनाए जाते हैं, मतलब पूरे ही गहराई से आपको पढ़ के जाना है। जो भी इन्फॉर्मेशन या फिर पहले जिस टाइप से सवाल पूछे जाते थे ना, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। जैसे किस राज्य में मनाया जाता था गणगौर, पूछा जाता था ना, तो ये राजस्थान यहीं पे आपको आंसर में मिल गया, मतलब क्वेश्चन में ही आपको मिल गया उसका जवाब। किस भगवान को डेडिकेटेड होता था, तो यहाँ पे देखिए ये भी मिल गया। तो जो भी जानकारी
पहले से आपको पता है या फिर जिस टाइप से सवाल पहले पूछे जाते थे ना, वो सारे नॉलेज को, सारे इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन में ही ऐड कर दिया है। अब आपसे नया सवाल पूछा जाएगा, मतलब सारे पुराने इन्फॉर्मेशन को ऐड करके अब एक नया सवाल बनाया जाएगा। मतलब देवी पार्वती को समर्पित होता है, बिल्कुल सही। राजस्थान में मनाया जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब कितने दिनों तक मनाया जाता है ये आपसे पूछा हुआ है, तो ये 18 दिन तक मनाया जाता है। अब इसमें तोड़ के आपको याद रखना है, गण कहते हैं हम शिव को, है ना? ये शिव हो गए। और गौर कहते हैं गौरा को। ऐसा कहा जाता है कि गौरा जी जो है ना 18 दिन के लिए, मतलब होली के बाद जो है चली जाती हैं अपने मायके और उनको लेने जाते हैं भगवान, तो इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। मतलब एक कह दें कि एक कहानी है, मनगढ़ंत कहानी कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि जो ईसर कहा गया है यही शिव जी को, कि भगवान शिव को ईसर कहा गया है और देवी पार्वती जो है ना गौरा। ऐसे लक्ष्मी, ये गौरा जी तो गौरा तो कहते हैं ना, गौरी तो कहते ही हैं हम इनको, मतलब पार्वती जी को। ठीक है? तो इनकी पूजा मनाया जाता है। और खास करके जो हमारे यहाँ, मतलब बिहार साइड में आप देखेंगे जो तीज होता है, या फिर आप गुजरात साइड में, महाराष्ट्र में जो देखते हैं करवा चौथ होता है, तो उसी टाइप से जो पति के लिए मनाया जाता है ना, ये 2 त्योहार। तो यहाँ पे राजस्थान साइड में ये गणगौर जो होता है यही होता है। महिलाएँ जो होती हैं अच्छे पति के लिए, मतलब पति के लिए मनाती हैं त्योहार। ठीक है? अब 18 दिन के बाद ये चली जाती हैं, गवर्जा जी होली के दूसरे दिन अपने मायके चली जाती हैं। 18 दिन के बाद ईसर जी उनको पुनः लेने जाते हैं, तो इसी कहानी के साथ ये मनाया जाता है। मतलब यही इस त्योहार को मनाने के पीछे का जो कहानी है ना, ये है। ठीक है? अब सब चीज़ याद रखना है कि किस तृतीय तिथि को मनाया जाता है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, ये सब भी आपसे पूछा जाएगा। शिव और पार्वती को समर्पित होता है ना? सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। क्या पता आपसे गण का अर्थ पूछ ले या फिर गौर का अर्थ पूछ ले, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में पोंगल का कौन-सा दिन कानुम पोंगल के नाम से जाना जाता है? अब देखिए, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना बड़ा ही कन्फ्यूज करेगा। कभी तो आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये गलत दिया हुआ है। मतलब ऑप्शन ही गलत है या फिर क्वेश्चन ही गलत है। आप क्वेश्चन को हो सकता है कि वो कर दें, चैलेंज भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन नहीं, आप देखेंगे कि एक ही एग्जाम में पूछा हुआ ये दोनों क्वेश्चन है। तमिलनाडु में पोंगल का कौन-सा दिन कानुम पोंगल के रूप में मनाया जाता है? चौथे दिन मनाया जाता है। यही आपसे अगले महीना, मतलब अगला क्वेश्चन में पूछेगा कि आंध्र प्रदेश में किस दिन मनाया जाता है यही त्योहार? तो उसका आंसर बदल जाएगा, है ना? तो बहुत बारीकी से हमें इन्फॉर्मेशन भी बहुत कलेक्ट करने में मुश्किल होता है, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाए वो बिल्कुल करेक्ट हो। आपके एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि आप पढ़ के भी जाएँ और गलत आंसर कर लें। तो बहुत सावधानी के साथ आपका कंटेंट तैयार किया जाता है। बिल्कुल आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा, बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है? देखिए, पोंगल जो होता है ना, हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार होता है, जो हम इधर साइड में उत्तर बिहार में मनाते हैं, क मकर संक्रांति। इसको अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। इससे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भी मिल जाएगा, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण कहते हैं, जो हम मकर संक्रांति कहते हैं ना 14 तारीख को, या फिर किसी-किसी साल 15 को शिफ्ट हो जाता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र में इसको उत्तरायण के नाम से जानते हैं, है ना? पतंग उत्सव इस दिन मनाया जाता है। फिर आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका में इसको संक्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो आपसे सवाल पूछा है कि इसमें अब कितने दिन होते हैं, ये जो पोंगल होता है इसमें कितने दिन होते हैं, पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन को क्या नाम से जानते हैं और कैसे मनाया जाता है, किस भगवान को डेडिकेटेड होता है, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, पंजाब में इसी को लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। पंजाब से भी काफ़ी सवाल पूछा हुआ है, मतलब लोहड़ी-वोहड़ी से भी काफ़ी सवाल पूछा हुआ है। अब देखिए, तो तमिलनाडु में ये पोंगल होता है ना, ये 4 दिन का त्योहार होता है। चौथा और अंतिम दिन कानुम पोंगल होता है ना? और यही आपको आंध्र प्रदेश हो गया या फिर तेलंगाना में तीसरा दिन होता है कानुम पोंगल। अब देखिए, इसको पहला दिन जो होता है ना, इसको भोगी पोंगल के नाम से जानते हैं। भोगी पोंगल क्योंकि इंद्रदेव को ये समर्पित होता है। अब भोगी का मतलब वो थोड़े भोग विलास वाले थे, है ना? जैसे देखेंगे कि कोई भी साधु हुआ, कोई भी राक्षस हुआ या फिर कोई भी इंसान अगर घोर तपस्या में लीन हो जाता था, तो उनको डर हो जाता था कि भाई कहीं हमारा राजगद्दी न माँग ले। तो वो भोग विलास वाले आदमी थे। तो इंद्र को समर्पित है, इसलिए इसका भोगी पोंगल। अब ऐसे भी आपको इस इन्फॉर्मेशन के साथ भोगी पोंगल क्यों कहते हैं, ये बड़ी ही आसानी से आपको याद आ जाएगा। भोग विलास वाले देवता कौन है? इंद्र भगवान है। ऑप्शन में क्या रहेगा? जैसे एक सूर्य को समर्पित है, छाई पोंगल, है ना? तो सूर्य रहेगा, इंद्र देव रहेगा, और मान लीजिए कि कोई भी देवता रहेगा, तो आप बड़ी आसानी से ये कर लेंगे कि भाई भोग विलास में कौन लीन रहते थे? भोग विलास किसको पसंद था? इंद्र को। तो बड़ी आसानी से ये आंसर आप कर लेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, एक बार पढ़ेंगे तो आपको फैक्ट को याद करने में भी बड़ा मदद करेगा।
दूसरा जो दिन होता है वो थाई पोंगल के नाम से जाना जाता है, सूर्य को समर्पित होता है ना? मट्टू पोंगल तीसरा दिन होता है। ये भगवान शंकर के जो वो थे बैल, क्या कहते हैं, नंदी, तो इनको समर्पित होता है। यानी कि भगवान शिव के साथ भी आपसे ऑप्शन में हो सकता है कि भगवान शिव भी दिया रहे, तो आप मट्टू पोंगल इसको कहेंगे, ठीक है? जो मवेशी होते हैं ना, इस दिन उनकी पूजा होती है, साफ सुथरा करके उनको थोड़ा उनका पूजा पाठ होता है। कानुम पोंगल होता है सबसे लास्ट दिन का। इस दिन जो होता है ना, घूमने उमने का दिन होता है, ऐसे करके मनाया जाता है, ठीक है? तिरुवल्लुर के नाम से होता है, तिरुवल्लुर के नाम से लोग इसको पुकारते हैं। तो कानुम पोंगल हो गया चौथा दिन। अच्छा, अब इसी में अगला जो सवाल देखेंगे, कानुम पोंगल का मतलब होता है, कानुम का मतलब होता है देखना और देखना। मतलब घूमना फिरना जो होता है, पिकनिक अपने मतलब फैमिली के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करते हैं लोग, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, ठीक है? अब देखिए, आंध्र प्रदेश में हम बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश राज्य में त्योहार को मुकन्नुमा के रूप में चिन्हित किया जाता है, मुकन्नुमा भी कहा जाता है, ठीक है? आंध्र प्रदेश में मवेशियों की पूजा करके शुभ त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु राज्य में कानुम पोंगल के दिन को वर्जिन पोंगल या फिर कन्नी पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो कन्नी पोंगल किस राज्य में जाना जाता है? तो तमिलनाडु में जाना जाता है। कुंवारी युवतियां जो होती है या अविवाहित जो महिलाएं होती है, वो पूजा करती है, ठीक है? अब देखिए, अगला जो प्रश्न है इसी से रिलेटेड है कि दक्षिण भारतीय राज्यों, विशेष करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हिंदुओं द्वारा संक्रांति के किस दिन कनुमा उत्सव मनाया जाता है? हमारे यहाँ जो संक्रांति होता है, मकर संक्रांति, बस एक दिन मनाते हैं हम लोग। या तो 14 तारीख को दही चूड़ा खाएंगे या फिर 15 तारीख को खाएंगे, लेकिन ये देखिए 4-4 दिन मना रहे हैं, है ना? तो अब यहाँ पे पूछा है कि स्पेशली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और एक ही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये जो होता है कनुमा, यहाँ पे तीसरे दिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, कनुमा उत्सव की बात करते हैं तो विशेष करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संक्रांति पर्व के तीसरे दिन मनाया जाता है। देखिए, इसमें जो 4 दिन जो होता है ना, क्या क्या होता है? पहला दिन भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है, पुरानी चीजें जलाकर नया आरंभ किया जाता है। दूसरा दिन क्या होता है? संक्रांति या फिर मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश होने का उत्सव है, हम तो मनाते ही हैं, है ना? तीसरा दिन होता है कनुमा के नाम से जाना जाता है। पशु और कृषि से संबंधित जो कार्य होते हैं, इसका सम्मान देने का दिन होता है, ठीक है? चौथा दिन कहीं मुख कनुमा के नाम से, कहीं पे मट्टा गोऊ या फिर मकर चौथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है? सामाजिक मेल मिलाप होता है, लोग मिलते जुलते हैं एक साथ, ऐसे करके। तो ये आपको चारों ही दिन याद रखना है। कनुमा महोत्सव मतलब कनुमा का महत्व आप जान गए। विशेष करके खेती बाड़ी से जो जुड़े चीज होते हैं ना, उनका सम्मान किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सूफी संतों की पुण्यतिथि को डैश कहा जाता है और इसे सामान्यतः संबंधित संत की दरगाह या मजार पर ही मनाया जाता है। अब देखिए, दरगाह मजार, इससे भी सवाल पूछा हुआ है कि किस दरगाह पे किस सूफी संत को या फिर किस संत को समर्पित कोई भी त्योहार है या कोई भी उत्सव है, तो इसमें उर्स हो जाएगा। सूफी संत की पुण्यतिथि को उर्स कहा जाता है और इससे संबंधित संत की दरगाह या फिर मजार पर मनाया जाता है। तो उर्स आपको याद रखना है, 2-3 बार ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है? राजस्थान के अजमेर का एक वार्षिक उत्सव होता है ये, मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में ये मनाया जाता है। तो इस टाइप के सवाल भी हम थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं, ऐसे भी सवाल आपको ध्यान रखने हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है, क्योंकि जब कोई भी इन्फॉर्मेशन से सवाल बन जाता है ना, तब आप अलर्ट हो जाते हैं। जैसे अब आप ये क्वेश्चन देख लिए तो अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर मान लीजिए कि मैं ही आपको पीडीएफ में देती ये इन्फॉर्मेशन, तो आपको लगता है कि ये तो फालतू का है ना? तो ये फालतू बिल्कुल नहीं है। कई सारे एग्जाम्स के पेपर मैं देखती रहती हूँ, उसके बाद आपके कंटेंट रेडी किए जाते हैं टीटीजीके पे। तो आप बिल्कुल पीडीएफ को परचेज कीजिए, आप मतलब श्योर रहेंगे कि आपके क्वेश्चन जो है नहीं छूटेंगे। चलिए, यहाँ पे जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, वो है आपका पुरी से पूछा हुआ है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की पवित्र यात्रा, जिसे लोकप्रिय रूप से रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, पहले पूछा जाता था कि रथ यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है, या फिर रथ यात्रा से कौन कौन संबंधित है। तो ये भी पूछा हुआ है सवाल कि कौन कौन इसमें रथ यात्रा से कौन कौन संबंधित है। तो बलभद्र है, सुभद्रा है ना, जगन्नाथ जी हैं। किस राज्य में मनाया जाता है, एग्जैक्ट जगह भी पूछा हुआ है कि पुरी में, है ना, कौन सा मंदिर संबंधित है, ये भी सवाल पूछा हुआ है। लेकिन ये सारे इंफॉर्मेशन जिससे सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं। उसके बाद
अब आपसे नए सवाल पूछे जाएंगे, है ना? सारी इंफॉर्मेशन जो आपको पता है या फिर पहले सवाल पूछे गए हैं वो सारे यहीं तक मिल गए पहले ही सेंटेंस में। दूसरा में आपसे पूछा है कि किस हिंदू महीने में मनाया जाता है, तो किस हिंदू महीने में मनाया जाता है, अब ये पूछा है आपसे, तो ये आषाढ़ माह में मनाया जाता है, ठीक है? अब जब देखेंगे आप तो हमने इनमें जो रथ होती है, जो ये निकलते हैं यात्रा के लिए, तो 3 रथ होता है। 3 रथ का क्या-क्या नाम है, क्या-क्या उपनाम है, वो सारे इन्फॉर्मेशन पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। वो क्वेश्चन शायद हमने ऐड नहीं किया है, तो वो आप देखेंगे। क्वेश्चन कुछ नया नहीं था, बट उसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अच्छा हाँ, देख लीजिए यहीं पे है। अब यहाँ पे कौन-कौन जाता है? जगन्नाथ जी जाते हैं, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा जी जाती हैं, ठीक है? बहन सुभद्रा। गुंडीचा मंदिर तक इसको खींचा जाता है यहाँ से ले जाके, ठीक है? और 1 सप्ताह के बाद वापस आते हैं ये। अच्छा देखिए, वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा के रूप में जाना जाता है। अब ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? ये रथ यात्रा तो हो गया, लेकिन रथ यात्रा जब वापस आता है रथ, उसको क्या कहते हैं? बहुधा यात्रा के रूप में जानते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना? तो देखिए जो रथ होता है ना, उसके अलग-अलग नाम हैं। तो जगन्नाथ जी का जो रथ है, उसका नाम होता है नंदी घोष। बलभद्र का तलध्वजा होता है। सुभद्रा जी का दर्प दलाल होता है। इसके वैकल्पिक नाम भी है ना? वैकल्पिक नाम भी देख लीजिए। उड़ीसा में इसके अलावा जो त्योहार मनाए जाते हैं, वो सारे देख लीजिए और उससे इन्फॉर्मेशन भी है। रथ यात्रा हो गया। डोल पूर्णिमा, डोल-ढोल आपको बताई थी कि डोल-ढोल जब आप जैसे मैंने आपको ट्रिक के साथ थोड़ा रिलेट करके याद भी करवाया है, तो डोल-ढोल को कैसे याद रखेंगे? रथ यात्रा तो याद ही रहता है ना? डोल-ढोल। अब देखिए, ये जो ओडिशा है ना, 2 तरीके से मैं इसको रिलेट करती हूँ। या तो डिश से, अगर कहीं पे खाने-पीने से रिलेट हो गया, तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑडी से हम करते हैं, ऑडी, ऑडी जो गाड़ी है, ठीक है? अब देखिए, कोई भी आपके गाँव में बच्चा, कोई भी इंसान अगर ऑडी-वॉडी खरीद के आ गया। आप ही मान लीजिए कि बहुत पैसे कमा लिए, ऑडी खरीद के लाया आज गए, है ना? तो गाँव वाले, आपके घर वाले कैसे आपका स्वागत करेंगे? ढोल-ढोल बजा के करेंगे कि नहीं? एकदम ढोल-वोल बजाएँगे और पूरा स्वागत होगा आपका कि भाई बच्चा इतना तरक्की कर गया कि ऑडी खरीद के लाया है ना? गाँव में लोग क्या मोटरसाइकिल और वो मतलब मोटरसाइकिल और साइकिल जो दहेज में माँगते हैं, आप खुद खरीद के ला देंगे, तो समझ रहे हैं ना आपका स्वागत होगा। ऐसे करके थोड़ा रिलेट करके याद करना है। तो देखिए डोल-ढोल आपको बिल्कुल याद रहेगा कि जब आप ऑडी खरीदने लायक हो जाएँगे ना और ऑडी खरीद के लाएँगे, तो आपके घर वाले डोल-ढोल बजा के एकदम आपका स्वागत करेंगे। ठीक है? होली के जैसा होता है ये त्योहार। शीतला षष्ठी भी यहीं पे मनाया जाता है, उड़ीसा का नुआखाई। अब देखिए यहाँ पे खाई है ना, खाई मतलब खाने की चीज़ हो रही है, खाने की चीज़ हो रही है ना? और सच में यहाँ पे खाने का त्योहार भी होता है। ये चावल को दूध और चीनी में पका के एक विशेष रूप से व्यंजन बनाया जाता है। मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से खीर बनाया जाता है। अब यहाँ पे खाई मतलब खाने की बात हो रही है, तो अब मैं उड़ीसा से ऐसे लिंक करूँगी डिश से। अब यहाँ पे ऑडी से लिंक नहीं हो पाएगा, है ना? डिश से कर लेंगे, डिश। डिश यानी कि एक टाइप का डिश हो गया, ठीक है? तो खाई खाई वही मतलब खाने-वाने का एक डिश हो गया, ठीक है? रज महोत्सव भी याद रखना है, ये रज महोत्सव से भी पूछा हुआ है, ठीक है? चंदन यात्रा आपको याद रखना है, धनु यात्रा भी होता है, धनु। धनु को कैसे याद करेंगे? ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन होता है, इससे भी सवाल पूछा हुआ है, याद रखना है आपको, ठीक है? कलिंग तो वहाँ पे है ही, तो कलिंग वो जान जाएँगे आप, अशोका वाले कलिंग से आपको ये रिलेट हो जाएगा, ठीक है? धनु को याद रखिएगा, धनु, यानी कि धनी हो जाएँगे तभी तो ऑडी-वॉडी कैसे खरीदेंगे आप? या फिर अच्छी-अच्छी डिश आप कैसे खा पाएँगे? जब धनी हो जाएँगे, धनु हो गया, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे हमने रिलेट करके आपको याद भी करवाया है। गजलक्ष्मी पूजा भी होता है, काली पूजा भी यहाँ होता है और बाली यात्रा या फिर कार्तिक पूर्णिमा जो होता है, यहाँ पे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की नागर शैली में संपूर्ण मंदिर का निर्माण डैश मंच पर किया जाना सामान्य बात है। देखिए मैंने बोला ना कि जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता है, मतलब जिस इन्फॉर्मेशन से सवाल पहले बन चुके हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। हम पढ़ते थे कि उत्तर भारत में किस शैली में मंदिर बनाई गई है, मंदिर बनाने की कौन-कौन सी मुख्य शैलियाँ हैं, हैं? या फिर पूछ लेते थे कि कोई पार्टिकुलर मंदिर का नाम देंगे कि कौन-सी शैली में बनी हुई है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ये खुद ही बता दिया कि उत्तर भारत जो है ना, यहाँ पे नागर शैली में मंदिर बनती है भाई, मुझे पता है, आपसे मैंने पूछ लिया है ना? टीसीएस ने खुद ही बता दिया। अब आपको बताना है कि जो संपूर्ण मंदिर होता था, इसका निर्माण डैश मंच पर होता था। क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ मंदिरें जो हैं, ये ऐसे ऊँचा ऐसे मतलब क्या कहते हैं, चबूतरा बना के उसके ऊपर होता है ना? तो ये सब भी पूछा था, है मंदिर का जो अलग-अलग पार्ट है ना, इससे भी सवाल पूछे हुए हैं। तो वो भी आपको डिटेल में मिल जाएगा कि मंदिर के कौन-कौन से पार्ट हैं, उसको किस-किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे संपूर्ण मंदिर का निर्माण कैसे मंच पे किया जाता है? पाषाण, है ना? पत्थर के पाषाण मंच पे किया जाता है मंदिर का।
ऐसे गोपुरम से सवाल पूछा हुआ है कि जो द्रविड़ शैली में बनते हैं दक्षिण भारत में मंदिर है, उसके जो विशाल द्वार होता है ना, विशाल द्वार जो होता है, बड़ा-बड़ा द्वार होता है उसका, तो इस द्वार को गोपुरम कहा जाता है। तो इससे भी सवाल पूछा हुआ है। अब ये काफ़ी पुराना सवाल हो गया है। अब गोपुरम ना पूछ के इसके अलग-अलग पार्ट से सवाल पूछे हुए हैं, तो वो सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएँगे। ठीक है। ठीक है, ये सारा आप पढ़िएगा बिल्कुल। देखिए मंदिर की ऊँचाई 8 भाग में बटी होती है, मतलब कंप्लीट जो मंदिर होता है वो 8 भाग में बटा होता है। और इसका आकार भी एक सवाल में पूछा हुआ था। किसी क्वेश्चन में मतलब किसी एग्ज़ाम में एसएससी या फिर रेलवे का ही था, जिससे पूछा हुआ था कि किस टाइप का होता है, चतुष्फलकीय होता है, त्रिकोण होता है, कैसा होता है? तो यहाँ पे देखिए जो अलग-अलग मंदिर का पार्ट है वो यहाँ पे बताया हुआ है। आप बिल्कुल इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना? द्रविड़ शैली के बारे में भी बताया हुआ है। द्रविड़ शैली से जो भी सवाल बन सकते हैं, वो सब हमने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे यहाँ पे बेसर शैली जो दोनों का मिश्रण होता है, बीच वाले क्षेत्र में मिलता है, जो विंध्याचल पर्वत हो गया और वहां से लेके कृष्णा नदी, मतलब जो दोनों का ट्रांजिशन एरिया होता है ना, वहां से पूछा हुआ है। तो ये वाला इंफॉर्मेशन भी आपको मतलब तीनों मंदिर से, तीनों जो मंदिर बनाने की शैली है ना, उससे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में हल छठ भाद्र मास के किस पक्ष की डैश तिथि को मनाया जाता है? अब देखिए बिहार में जो हल छठ है, अब हम सोचेंगे कि बिहार में एक जो है, बिहार में छठ पर्व जो है काफी प्रसिद्ध है, तो हमें लगेगा कि ये उसी छठ से पूछा हुआ है सवाल है, लेकिन ये बिल्कुल अलग छठ है। इसका उद्देश्य अलग है, अलग भगवान को ये डेडिकेटेड होता है। अब यहाँ देखें आप, यहाँ हल छठ जो होता है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। षष्ठी तिथि को छठ, तो छठ से तो आपको समझ आ जाएगा, छठ छठवें दिन को कहते हैं, ठीक है, तो षष्ठी हो गया। इसको बलदेव छठ भी कहते हैं, हर छठ भी कहते हैं, हल छठ भी कहते हैं, ललही छठ भी कहते हैं। अब इन सारे नाम से भी आपसे सवाल पूछ लेगा कि ये जो छठ है किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो होता है ना संतान की लंबी आयु के लिए या फिर सुख समृद्धि के लिए इसको मनाया जाता है। महिलाएं विशेष रूप से इसको करती हैं। ठीक है, जो इस दिन मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था, जबकि हम वो छठ मनाते हैं वो सूर्य को समर्पित होता है ना, जो कार्तिक महीने में होता है। अगला प्रश्न है, एकता और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने के लिए तिलक ने 1893 में किस त्योहार की शुरुआत की है? मैंने कई बार जब भी इसका जिक्र हुआ है, तिलक का जिक्र हुआ है, तो ये बात आपको बताई है कि 1893 में इन्होंने गणपति महोत्सव की शुरुआत करी थी, है ना? गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी और 1895 में 2 साल बाद इन्होंने शुरू किया था गणपति के अलावा शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव। अब आपको ये ध्यान रखना है 2 साल का फ़र्क है ना? और मैंने उद्देश्य भी बताया था कि शिवाजी महोत्सव हुआ या फिर गणपति महोत्सव शुरू करने का जो इनका उद्देश्य था, वो ये था कि लोगों के भीड़ को एक साथ जुटाया जाए, मतलब एक कारण हो कि सारे लोग जो हैं एक साथ जुटे और वहाँ पे कोई भी जानकारी अगर देनी है, फैलानी है, तो पहले जैसे हम मतलब आज के टाइम जैसे फ़ोन, टेलीफ़ोन या फिर ये ईमेल वगैरह का वो नहीं होता था। तो लोग एक साथ जुटे, कोई भी प्लान करना है, तो हम कर सकें उनके साथ। ठीक है? चलिए। अगला प्रश्न है म्यूजिक एंड डांस से। म्यूजिक एंड डांस से हम देखें तो पहला क्वेश्चन है, स्वरों की संख्या के आधार पर भारतीय शास्त्रीय रागों को कितनी श्रेणियों या जातियों में बांटा हुआ है? मतलब म्यूजिक से तो सवाल ऐसे ऐसे पूछे हुए हैं ना कि आप धीरे धीरे म्यूजिक के टीचर बन जाएंगे। देखिए 3 प्रकार के। आपको पता है कि राग, ताल, स्वर ये जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन कवर करवाए हैं ना, जो ऐप पर आया हो या फिर आपका यूट्यूब पर मिला हो, सबके पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा। ये मतलब मेरे लिए तो मेरे कंटेंट में ये कॉमन होता है, जो भी ऐसे सवाल पूछे तो ये एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो इसमें सीधे राग, ताल और स्वर से पूछा हुआ है। 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के, है ना? इसमें बड़े गहरे सवाल पूछे हुए हैं, आप देखेंगे। अब देखिए, इसमें एक टाइप का सवाल पूछा जाता है कि कौन-सा राग किस दिन गाया जाता है? मतलब दिन के किस समय में गाया जाता है, किस टाइम में गाया जाता है, किस मौसम में गाया जाता है और वो किस मनोभाव को, मनोदशा को व्यक्त करता है। तो ये पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? चलिए। अगला प्रश्न आपका, सुर श्रृंगार उत्तर भारत में पाए जाने वाले कितने प्रकार के तार वाले वाद्यों का संयोजन है? तो ये 3 प्रकार के वाद्यों का संयोजन होता है ना? वीणा होता है, रबाब और कच्छापी। तो अब कितने प्रकार के वीणा का
सॉरी, कितने प्रकार के वाद्यों का संयोजन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे आपसे ये कितने प्रकार का ना पूछ के वो नाम पूछ लेगा कि किस किस का संयोजन है। सुर श्रृंगार, ठीक है, तो सुर श्रृंगार जो होता है ना उत्तर भारत में पाया जाता है। 3 प्रकार के वाद्य यंत्र का संयोजन है, जिसमें कि हाथी वीणा होता है, रबाब होता है और कच्छापी वीणा, इन तीनों का संगम होता है ये। इसको सबसे पहले गोदी के नवाब कैब अली खान ने बनाया था इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस किस यंत्र का मिश्रण है, मिला के बनाया हुआ है, और किसने बनाया था, किसने पहली बार प्रयोग किया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रातः काल के राग ललित में कौन से स्वर एक साथ प्रयोग किए जाते हैं? अब देखिए, अब ये जो हमने पढ़ा कि किस किस समय में कौन कौन से राग गाए जाते हैं, इनका समय क्या होता है, किस मनोभाव को व्यक्त करते हैं। तो संगीत में रूल होता है, जैसे आपके व्याकरण के रूल होते हैं ना, ऐसे संगीत के व्याकरण होते हैं एक तरह से, कि कब किस राग में कौन से आप स्वर का इस्तेमाल करेंगे, कौन से स्वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों का भी यहाँ पे ध्यान होता है। बिल्कुल अच्छे से हमने वहां पे बताया है, और विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ तोड़ तोड़ के हमने एक्सप्लेन किया है। देखिए, कौन-कौन से स्वर का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसमें म और म का प्रयोग किया जाता है। म कहने का मतलब है ना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको समझ आएगा। जैसे हम जो कहते हैं ना, सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि सा, सारा जो खेल है ना इसी पे डिपेंड करता है। अब दोनों माध्यम का प्रयोग किया जाता है इसमें। दोनों माध्यम कहने का मतलब है कि एक जो होता है यहाँ पे आपको दिखेगा शुद्ध करके होता है एक, और जैसे देखिए, पहले तो ये आपका, जैसे ये जो है ना, ये आपका नॉर्मल, ये जो प दिख रहा है म, इसके कहने का मतलब है कि आप एकदम नॉर्मल आवाज में गाएंगे। और ये जो होता है थोड़ा ऊंची आवाज में, मतलब नॉर्मल, सामान्य और ऊंची आवाज, दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो पूछ रहा है ये किसका इस्तेमाल हो जाता है, तो कहीं कहीं नॉर्मल आवाज होगा, और कहीं कहीं जो होता है सामान्य से ऊंचे आवाज में गाया जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो होता है, जो प्रातः काल के राग ललित होते हैं, इसमें पंचम वर्जित होता है। अब पंचम आपको समझ नहीं आएगा, तो जो सारे गा मा पा है ना, ये शॉर्ट में हम इसको कहते हैं, 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि। तो इसने कहा था ना कि प वर्जित होता है, तो ये वर्जित होता है, ठीक है। अब देखिए, षड्ज, षड्ज जो है ना इसको सा कहते हैं, ऋषभ को शॉर्ट में रे कह लेते हैं, गंधार को ग कह लेते हैं। तो इसी तरीके से ये 7 स्वर हैं, आपको ध्यान रखना है, सारे गा मा प ध नि सा, ठीक है। देखिए, इन 7 स्वरों को संक्षिप्त में सारेगामा पौधा नी के नाम से जानते हैं, सप्तक कहा जाता है इसको। संगीत में स्वरों को ऊंचाई और निचाई के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब जैसे जैसे, अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब सारेगामा पौधा आप सुनते हैं ना, तो उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आवाज ऊंचा होता जाता है ना। सा से ऊंची ध्वनि रे की होती है, सा रे गा मा, ऐसे ऊंचा जाता है। ये सब चीजें किसको पता होता था, जो म्यूजिक टीचर होता था या फिर जो स्टूडेंट होता था उनको। लेकिन अब जो है, आपको रेलवे एसएससी के एग्जाम क्लियर करने के लिए ये मतलब आपको थोड़ा मास्टर बनना पड़ेगा। तो इन चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब इन इंफॉर्मेशन से होता क्या है ना, कि जो सवाल है ना वो आपको बेहतर समझ आएगा। सवाल बेहतर समझ आएगा तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर पाएंगे, नहीं तो फिर रटना पड़ता था आर्ट एंड म्यूजिक का क्वेश्चन जो होता था उसको, ठीक है। चलिए, देखिए, अब हम स्वर की बात भी करते हैं ना, तो 12 स्वर होता है, जिसमें कि 7 शुद्ध होता है और अशुद्धि के साथ 5 अशुद्ध होता है, विकृत होता है। तो ये 7 5 12 कुल मिला के 12 हो जाएंगे, जिसमें कि 7 शुद्ध होता है और जो विकृत होता है वो 5 होता है। तो 7 5 12 होता है। ये भी पूछा हुआ है कि कितने आपके स्वर होते हैं, ठीक है। तो कुल 12 स्वर होता है, जिसमें कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों को मिला के। अगला त्योहार है गौरी दिवाकर, एक प्रसिद्ध डैश नर्तकी है। इसमें इसको गूगल भी कीजिएगा तो बड़ा ही कंफ्यूजन होगा, तो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के इसका आंसर निकालना पड़ा है। गौरी दिवाकर जो है ये कथक से संबंधित है। अब देखिए, मैंने जो है, जो नृत्य और उससे संबंधित कलाकार हैं, या फिर कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसके जो प्लेयर हैं, उसको भी मैंने रिलेट करके बहुत अच्छे से याद करवाया है। तो उस सेशन को आप छोड़े ना, जो भी मेरा आता है उसमें मैं बहुत एफर्ट लगाती हूँ कि आपके लिए इजी हो जाए, क्योंकि कंटेंट आपको बहुत जगह मिल रहा होगा, लेकिन उस कंटेंट को दिमाग में रखना भी एक मतलब मुसीबत है। उस मुसीबत में थोड़ा-सा मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, तो उसको थोड़ा ईज़ी करने की कोशिश करती हूँ, है ना? अब देखिए, जैसे यहाँ पे कथक हो गया, अब कथक के कौन-कौन से कलाकार हैं? कथक को मैंने रिलेट किया है कथा से, कथा।
है ना? जब आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो कथा कहने कौन आता है? महाराज आते हैं। अब ये सारे महाराज खानदान से ही है। देखिए, बिरजू महाराज हो जाएँगे, लच्छू महाराज हो जाएँगे, सुखदेव महाराज हो जाएँगे, सितारा देवी छोड़ दीजिए, गोपी कृष्ण छोड़ दीजिए, अभी मैं रिलेट कर दूँगी, ये सारे याद हो जाएँगे, है ना? तो ये देखिए महाराज महाराज आपको याद हो गया ना? लच्छू महाराज, ये लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, अच्छन महाराज। देखिए, जब कथा होता है हमारे घर में सत्यनारायण भगवान का, तो महाराज आएँगे, बिरजू महाराज आएँगे, ठीक है? लच्छू महाराज आएँगे। और अच्छन महाराज, अच्छे महाराज भी आएँगे, भई अच्छे पंडित को बुलाते हैं, तो अच्छे महाराज को बुला के हम अपने घर में कथा करवाते हैं, तो एक अच्छन महाराज याद आ जाएँगे। अच्छा, ये जो कथा होता है हमारे घर में, बड़े बुजुर्गों को तो बड़ा सुख की अनुभूति होती है, उन्हें लगता है कि भई भगवान के मतलब क्या भगवान का कुछ हो रहा है कथा तो हमें स्वर्ग मिलेगा, मतलब अच्छा वो समझते हैं, है ना? लेकिन बच्चों को क्या होता है, बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब कथा होता है घर में तो हमें भी डाँट के, पीट के, भई नहला-धुला के सुबह में एकदम शोभना मतलब उस दिन बहुत अच्छे से मतलब एक शोभनीय ड्रेस-वेस पहना के मतलब अच्छे ड्रेस पहना-वना के हमें भी बैठाया जाता है कि भई कथा हो रहा है, आज तुम्हें भी बैठ के सुनना है। तो बड़े लोगों को तो उस कथा को सुनने में बड़े सुख की अनुभूति होती है, लेकिन हम लोगों को कितना बुरा लगता है ना, भई खेल-वेल छोड़ के हमें कोई कह दे कि भई कथा सुनो बचपन में, तो कितना बुरा लगता था, है ना? या फिर नारायण से भी आप लिंक कर सकते हैं, शोभना नारायण जो है, किसकी कथा होता है? सत्यनारायण की कथा होती है, किसकी? सत्यनारायण, नारायण की कथा होती है ना? सत्यनारायण की कथा होती है, तो बड़े लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छन मतलब अच्छे नहीं, अच्छे महाराज आते हैं या फिर बड़े लोगों को अच्छा लगता है, ऐसे भी रिलेट कर लेंगे, तो अच्छन महाराज आपको याद रहेंगे, है ना? बड़े लोगों को अच्छा लगता है, सुख की अनुभूति होता है, लेकिन हमें सितारा-उतारा वाला कपड़ा पहना के मतलब एकदम नया सितारा-उतारा वाला कपड़ा पहना के, फ्रॉक पहना के बैठा देगी मम्मी कि भई तुम्हें भी कथा सुनना है ना? पूरा कथा सुन के तब तुम लोग खेलने जाओगे, तो बड़ा बुरा लगता था हम लोग को। और गोपी कृष्ण भाई गोपी कृष्ण कहने का मतलब है कि ये गोपी कृष्ण ये सत्यनारायण भगवान कौन है? नारायण है। नारायण कौन है? विष्णु जी का ही तो अवतार है ये कृष्ण और कृष्ण का गोपियों से कितना गहरा संबंध था आप तो समझ ही रहे हैं। और यहाँ पे नारायण प्रसाद दिख रहे हैं तो ये नारायण और गोपी कृष्ण सब रिलेट करके याद कर लिया कि नहीं? मान लीजिए इस तरीके से आप रिलेट नहीं करके कर पा रहे हैं मतलब पूरा नहीं याद होगा। इसमें कितने दिए हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 दिया हुआ है। 10 में अगर आपको 6-7 भी याद हो गया इस तरीके से तो कितना ईज़ी हो गया ना। बस 4-5 का ही तो बर्डन रहा ना आपके दिमाग पे। ठीक है? और कुछ कोशिश करेंगे तो आप भी 2-4 ऐसे लपेटते हुए याद कर लेंगे। कुछ अपना ट्रिक बना लेंगे। ठीक है? चलिए। कुचिपुड़ी अच्छा ये जो नोट्स है ना, इसमें आपको जो नए-नए सवाल पूछे हुए हैं, अब कथक के जो नए कलाकार हैं, उनको कोई पुरस्कार वगैरह मिला है तो वो सवाल पूछे जाते हैं। मतलब उससे सवाल काफ़ी पूछे गए हैं, एसएससी और रेलवे में। तो उसको भी हमने कंटेंट में ऐड किया है। बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको ये जो पुराने हैं उसके साथ जो नए-नए से सवाल पूछे गए हैं ना, वो भी ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे कुच्ची पूड़ी देख लीजिए, कच्ची पूड़ी बताइए कौन खिलाएगा? कच्ची पूड़ी खिलाने वाले कौन हो सकते हैं? कच्ची पूड़ी हमको भगवान से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कृष्ण, कृष्ण दिख रहे हैं, कृष्ण दिख रहे हैं, नारायण दिख रहे हैं, ये सब एक ही है ना? राधा दिख रहे हैं। तो हम अगर कृष्ण को निकाल लेते हैं मतलब कृष्ण के साथ रिलेट कर लेते हैं, बड़े नटखट थे ना, तो वो क्या करते थे? ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी किसी को ऐसे दिन में मान लीजिए ये नटखट काम कौन करते थे? नटखट कौन थे? कृष्ण थे ना। तो अपनी गोपियों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को कहते थे, "भई आओ तुम लोग को हम अच्छा-अच्छा खाना खिलाते हैं। है ना? तुम लोग हमें मक्खन चुराने में या फिर मक्खन खिलाने में मदद करते हो, तो हम तुम्हें पूरी खिलाएँगे।" ठीक है? अब ये क्या करेंगे? भई कच्ची पूरी खिला देंगे मज़ाक में। तो कच्ची पूरी क्या उनको रोशनी में ले जाके खिलाएँगे? आओ भई धूप में बैठो अच्छे से एकदम रोशनी में और लो कच्ची पूरी खा लो। नहीं ना। तो अंधेरे में ले जाके खिलाएँगे। तो कच्ची पूड़ी आपको कोई कब खिला सकता है? अंधेरे में खिला सकता है, ऐसे तो हम नहीं खाएँगे। अंधेरे में कच्ची पूड़ी खिला दिए कृष्ण भगवान, ठीक है? अपने दोस्तों को। अच्छा, जब कृष्ण याद आ जाएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति, है ना? कृष्ण मूर्ति के साथ रिलेट कर लेंगे। कृष्ण भगवान आज है नहीं, बस उनकी मूर्ति की पूजा होती है। तो ये कच्ची पूड़ी खिलाने का काम कौन करते थे? कृष्ण थे, नटखट थे ना? ठीक है, अच्छा। अब कृष्ण जब याद आ जाएगा, तो ये देखिए ये क्या थे? कृष्ण, राधा कृष्ण को कौन भूल सकता है भाई? जहाँ कृष्ण का ज़िक्र हो, राधा का होगा ही। तो राधा कृष्ण हो गए। अब राधा रेड्डी याद हो जाएँगी, तो राजा रेड्डी नहीं याद हो जाएगा आपको। राजा रेड्डी टाइटल सेम है या फिर आप ऐसे भी कर लेंगे कि कृष्ण कौन थे? राजा थे। कृष्ण राजा थे और राधा, राजा, राधा, कृष्ण सब हो गया आपको याद। कृष्ण के ही तो रूप है नारायण। ठीक है, ये भी हो गया आपका। सत्यनारायण यहाँ दिख रहा है, ये भी सत्यनारायण हो गया आपके कृष्ण के और वेम्पति, चेना सत्यम, वेम्पति चेना सत्यम, वेम्पति संपत्ति। भाई राजा थे तो इनके पास संपत्ति की कमी थोड़ी थी। इस तरीके से देखिए कितना ईज़ी हो गया। एक बार में नहीं लेकिन हर 2 बार 3 बार आप रिपीट करेंगे, 2 बार 3 बार रिवाइज़ करेंगे। अब बिल्कुल आपको रिवाइज़ भी नहीं करना है। बस जितने कंटेंट आते हैं ना उसको देखते जाइए। क्योंकि हर बार जब भी कोई भी एग्ज़ाम होता है एसएससी का हो या
फिर रेलवे का उसका क्वेश्चन अगर लेके हम आते हैं तो इसी तरीके से मैं आपको रिलेट करके याद करवाती हूँ। और कोई भी ऐसा एग्जाम आप बता दीजिए जिसमें कि ऐसे कलाकार से सवाल ना पूछा गया हो, है ना? कथक से ना पूछा गया हो, ओडिसी से ना पूछा, इनमें से किसी एक से तो पूछा ही जाएगा। और किसी एक से पूछा जाएगा तो आपको सारा मिलेगा। सारा मिलेगा तो मैं उसमें 2 को हर सवाल में 2-2 1-1 करके को रिलेट करवा देती हूँ। किसी में आपको कथक और कुचिपुड़ी वाला रिवाइज करवा दी, किसी में ओडिसी और बाकी किसी और का करवा दिया। इसी तरीके से रिवीजन होता जाएगा, बस आप कंटिन्यू रहें। चलिए, अगला सवाल है आपका, शहनाई को बजाने में कितने छिद्रों का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए कितने बारीक हम भाई, हमें कौन-सा शहनाई बजाना सीखना है? हम तो दूसरा रोज़गार ढूँढ रहे हैं कि भई पढ़ लिख के हमें कुछ एसएससी, रेलवे में न जॉब मिल जाए। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि शहनाई को बजाने में कितने छिद्रों का प्रयोग किया जाता है? तो भई 7 किया जाता है, ठीक है? शहनाई। अब देखिए शहनाई के जो कलाकार हैं उसको कैसे याद रखेंगे? शहनाई बजाने वाले जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उसमें दयाशंकर हो जाएँगे, बिस्मिल्लाह खां हो जाएँगे, जगन्नाथ अली अहमद हुसैन। अब देखिए शहनाई को हमने रिलेट किया है शहन करने से। अगर आपको कोई बिस खिला दे, विष, जहर, है ना? अगर आपको कोई जहर खिला दे तो सहन कर पाएँगे? बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा। किसी को जहर खिला देंगे तो सहन नहीं कर पाएगा। वो तभी कर पाएगा जब शंकर का दया हो, शंकर का आशीर्वाद हो, क्योंकि जहर कौन निगल सकता है? बस शंकर ही। तो वही आदमी जहर को सहन कर पाएगा जिस पे शंकर जी का आशीर्वाद हो, बाकी तो भाई कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है? जगन्नाथ अली अहमद हुसैन खां, ये 2 नाम भी आपको साथ में याद रखना है। अब देखिए इसमें 2-3 में आपको 2 तो याद करवा दिए आसानी से। इसी तरीके से थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है आपके लिए। भारत में अलाउद्दीन खान का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? अलाउद्दीन खान। ये मैंने बहुत आसानी से आपको वाद्य यंत्र तो मुझे लग रहा है कि सारे वाद्य यंत्र और उसके वादक याद करवा दिए हैं। है ना? अगर आप सेशन देखते होंगे तो। अब देखिए अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां सरोद। मैंने आपको याद करवाया था, यहाँ मैं सारे का ज़िक्र नहीं करूँगी, लेकिन चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसको भी कर दूँगी। बाँसुरी की बात करते हैं, तो बाँसुरी को मैंने ऐसे याद करवाया है, बाँसुरी, जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, कृष्ण जन्माष्टमी होता है, तो उसमें स्कूल में कहा जाता है कि भई बच्चों को कृष्ण और राधा जैसा सजा के लाएँगे। लड़कियों को राधा जैसा और कृष्ण को सॉरी बच्चे जो होते हैं, लड़के जो होंगे उनको कृष्ण जैसा। अब उनके जो बाँसुरी तैयार किए जाते हैं, बाँस की बाँसुरी बना देंगे आप, बाँस की बाँसुरी को या तो आप हरी प्रसाद हरे रंग से सजा देंगे, हरे रंग की पन्नी उस पे लपेट देते हैं या फिर लाल पन्नी लपेट देंगे आप, है ना? या फिर नीला पन्नी। मतलब कलरफुल पन्नी या पेज हम लपेट के उसको थोड़ा-सा सुंदर बनाने की, अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो बांसुरी को लाल, पीला या हरा, लाल, हरा या नीले कलर का। तो ये कलर आपको देखते ही याद आ जाएगा। यहाँ पे नीला, पीला में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस कलर। बांसुरी को हम अलग-अलग कलर के पेपर से लपेट के उसको क्या करते हैं, उसको कलरफुल बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और ये बांसुरी बजाने-वजाने का काम कब होता है? क्या रात को होता है? नहीं ना, सुबह-सुबह बच्चे जाते हैं ना स्कूल, तो प्रभात सुबह होते-होते जाते हैं और बच्चे जो होते हैं उस दिन उनको सजा देंगे। वही जो लड़का होता है उसका भी काफ़ी सारा मेकअप किया जाता है जब कृष्ण बनाए जाते हैं, तो थोड़ा शर्माएगा बच्चा, ठीक है? और यहाँ पे देखिए कुंजमणि है, कुंजमणि। बांसुरी कौन बजाता था? कृष्ण बजाते थे और कृष्ण की आरती में क्या है? आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो जब भी अब आप ये आरती सुनेंगे ना, आपको याद आ जाएगा कि कुंजमणि नाम का कोई है जो बांसुरी वादक है। तो देखिए मैंने आपको 5 जो है, 5 के 5 आपको याद करवा दिए, है ना? इसी तरीके से आपका बहुत ईज़ी हो जाता है ये तरीका। सितार की बात करें तो आप देख लीजिएगा, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? बस ये मैं आपको एक डेमो दे रही थी कि कैसे हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, कैसे याद करवाने की कोशिश करते हैं और कैसे रेलवे ने आपसे नए-नए सवाल इंट्रोड्यूस किए हैं, एक छोटे से एग्ज़ाम में। अगर हम बात करें तो रेलवे का जो कांस्टेबल वाला एग्जाम है, छोटा ही एग्जाम कहेंगे, जेई तो नहीं है, एनटीपीसी तो नहीं है ये, है ना? एएलपी तो नहीं है, तो ये छोटे ही एग्जाम में आएगा और इसमें इतने मुश्किल-मुश्किल सवाल पूछे हुए हैं जो शुरू में आपने देखा। तो टॉपिक वाइज़ हमने यहाँ पे क्वेश्चन अरेंज किया है, जो मुश्किल थोड़े सवाल है ना? बाकी आप पूरा कंपाइल करके जब आएगा वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। सितार की बात करें तो देखिए सितार को हमने स्टार से लिंक किया है। एक तो स्टार हो जाएगा, है ना? तारा, सितारा मतलब जो आसमान में दिखता है वो, और एक फ़िल्म स्टार से लिंक किया है। अब निखिल, आसमान में सितारा खिला होता है ना, बस हो गया निखिल बनर्जी, ठीक है? पंडित रविशंकर, रवि क्या है? रवि सूर्य क्या है? ये भी तो तारा है ना, तो सूर्य हो गया, ठीक है? विलायत खां, विलायत विलायत में जाने का काम कौन करता है? मतलब विलायत हम आम आदमी कहाँ जा पाता है? कौन जाता है?
तो ये जो हमारे शाहिद कपूर हो जाएंगे, जो फिल्मी स्टार होते हैं ना, हमेशा विलायत जाएंगे, मतलब देश विदेश घूमते रहते हैं वो। तो विलायत कौन जाते हैं? हमारे सुपरस्टार लोग जाते हैं, तो शाहिद कपूर जाएंगे, ठीक है। उमा शंकर याद रखना है, इसके अलावा बंदे हसन और अनुपमा भागवती, ये सारे थोड़े अभी के सवाल हैं, जो अभी रेलवे से में अपडेटेड पूछे हुए हैं ना, उससे हमने यहाँ पे अपडेट किया है इसको। तबला की बात करें तो तबला देखिए, अब यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि तबला जो है ना, इन सबको याद करवाया है, तबला वादक को भी याद करवाया है। सरोद यहाँ पे क्वेश्चन में था ना, ये मैं याद करवा देती हूँ आपको। शहनाई भी याद करवा दिया मैंने। सरोद, यहाँ पे रो दिख रहा है, रोना। अब देखिए अकबर जो है ना, ये भी रुलाता था। अगर इसकी गुलामी, इसकी अधीनता स्वीकार नहीं किया, उस आदमी को रोना पड़ता था ना, है ना? तुरंत सैन्य अभियान भेज देता था। अच्छा, अमजद अली खां ये कौन है पता है? जो गब्बर था ना, उसका असल असल नाम क्या था? अमजद अली खां था। जो आपने वो देखा, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, वो डायलॉग याद है आपको? कौन सी फिल्म थी? शोले। तो उसमें जो गब्बर बना था ना, उसका वास्तविक नाम, उस विलेन का नाम था अमजद अली खान। वो भी रुलाता था कि नहीं? तो ये रोने से अकबर भी रुलाता था, अमजद अली खान भी रुलाता था, और अलाउद्दीन खिलजी नहीं रुलाता था क्या? बिल्कुल रुलाता था। 50% इसने टैक्स बढ़ा के कर दिया था। जो खम्स होता था, जो लूट का धन होता था, इसको ये पहले जो होता था, ये 3/4 होता था। मतलब जो लूट के लाया ना, मान लीजिए 4 केजी सोना लूट के लाया है, तो 3 केजी लूटने वाले का हो जाएगा, उस सैनिक का हो जाएगा 3 केजी, और 1 केजी सुल्तान को दिया जाता था। ये आया, इसका एक ही नीति था कि पब्लिक को इतना गरीब रखो ना कि ये आवाज उठा ही ना पाए। ठीक है? तो ये कहा कहा कि भाई 3 केजी तुम नहीं लोगे, अब बिल्कुल उल्टा होगा। ये 1 केजी तुम लोगे और 3 केजी हम लेंगे। ठीक है, उलट कर दिया इसने। 3/4 की जगह 1/4 कर दिया, कि 1/4 जो लूटा है वो ले जाएगा, और बाकी 3 केजी जो है कौन ले जाएगा? 4 केजी में 3 केजी सुल्तान को जाएगा, तो ऐसे करके। तो ये भी रुलाया करता था। ठीक है। विश्वजीत, रोने वाला, ये दोनों जो थे ना, दोनों का क्या था इच्छा? दोनों जो थे विश्व जीतना चाहते थे, तो इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है। और रोने वाला आदमी ना कभी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जैसे ही आप रोना धोना शुरू करेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अर्नब चक्रवर्ती, ये सब सवाल पूछा हुआ है, अभी लेटेस्ट है, तो याद रखना है आपको। चलिए, यहाँ पे संत, अब बताइए संत कौन है? शिव जो होते हैं, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। शिव क्या है? संत ही तो है ना, वो संत है भाई, अवघड़ है। शिव संत है, और संत क्या करता है? भजन करता है भगवान का। तो शिव संत है, और संत क्या करता है? भजन करता है भगवान का। पखावज वगैरह सब हमने याद करवाया है आपको। देखिए यहाँ पे सिमझिनी, सिमझिनी यानी कि समझाना। किसी को कैसे समझाते हैं हम? जुबान से समझाते हैं ना, बोल के समझाते हैं। ठीक है। सारंगी, यहाँ पे रंग बिरंगी क्या होता है? बिंदी होता है, बिंदी रंग बिरंगी लगाती है ना महिलाएं। ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, मंजीरा। मंजीरा की बात करें तो मंजीरा से डैश, मंजीरा डैश से बना एक ठोस वाद्य यंत्र है। इस टाइप के भी सवाल पूछे हुए हैं कि किस टाइप का है, सॉलिड है कि किस टाइप के है, बजाते कैसे हैं, ये भी पूछा हुआ है। तो ये धातु होता है। मंजीरा धातु से बना ठोस वाद्य यंत्र होता है। किस मटेरियल से बना हुआ है, ये भी पूछता है। कैसे बजाते हैं, ये पूछा हुआ है। सॉलिड है या फिर क्या खोखला होता है, या कैसे होता है, वो सारा पूछा हुआ है। तो ये देखिए, ये सारा भी आपको डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। बुक्स एंड ऑथर से पूछे तो 2 ही सवाल था इसमें, और इम्पोर्टेंट था। तमिल व्याकरण पुस्तक अगत्तियम या अकट्टियम के लेखक का नाम क्या है? तो ये है आपका अगस्त्य। सेंसस से भी 2-3 सवाल हमने यहाँ पे रखा है, जो थोड़े मुश्किल लगे मुझे। 2011 में अखिल भारतीय स्तर पर लिंग अनुपात कहने का मतलब जो रेशियो निकालते हैं ना, 1000 पे निकालते हैं। ठीक है। तो 943 था, तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये अनुपात डैश था। तो सेंसस में इजी सवाल भी पूछे गए हैं, और आपसे थोड़े बहुत टफ सवाल करंट अफेयर से रिलेट करके भी पूछे गए हैं। ठीक है। तो 949 था, तो ये आपको याद रखना है। मतलब सेंसस के आप मोटा मोटी फैक्ट्स याद रखेंगे ना, थोड़े इजी वाले, तो भी हो जाएंगे, और बाकी करंट वाला जो आता है वो भी आपको ध्यान रखना है। भारत में बुनियादी सड़क सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग देश में कुल सड़क नेटवर्क का डैश हिस्सा बनाता है। अब ये थोड़ा मुश्किल सवाल था, है ना? 18-19 की पूछा है आपसे सड़क सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार, तो ये परसेंट पूछ लिया है, तो थोड़ा मुश्किल हो गया है। ये 2.09% है राष्ट्रीय राजमार्ग का। स्टैटिक में सवाल क्या-क्या पूछे हुए हैं? मुंबई पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, मुंबई पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रतिवर्ष किस माह में एलिफेंटा महोत्सव का आयोजन होता है? किस माह में होता है? पहले पूछता था कि एलिफेंटा महोत्सव कहाँ होता था, कोई भी महोत्सव वगैरह।
अब पूछता है कि किस माह में होता है। अब आपसे ये भी पूछेगा कि भाई किस माह में होता है, तो अब बताएं कि माह भी दे देगा कि फरवरी में ये मुंबई में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला महोत्सव एलिफेंटा फरवरी में मनाया जाता है। अब इससे आगे एक सवाल बना देगा, है ना, सारा इंफॉर्मेशन आपको दे देगा जो पहले पूछा हुआ है क्वेश्चन में, और एक नया इंफॉर्मेशन आपसे और पूछ लेगा। तो ये फरवरी माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुरों के उस विशिष्ट क्रम को क्या कहा जाता है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रत्येक राग के लिए विशिष्ट है और जिसके द्वारा श्रोता राग को तुरंत पहचान सकता है। तो ये पकड़ होता है। पकड़ के माध्यम से श्रोता जो होता है राग को तुरंत पकड़ मतलब समझ लेता है, पकड़ लेता है, ऐसे कर लीजिए। अब देखिए इन सब का ना अवरोह किसे कहते हैं, ठाट किसे कहते हैं, आरोह किसे कहते हैं, अब इसको आप परिभाषा के रूप में आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सारा परिभाषा दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ के इसको याद कर सकते हैं, है ना। जैसे ताल कहते हैं तो ये समय चक्र होता है जो लय को एक दोहरावदार पैटर्न में व्यवस्थित करता है। मतलब एक जो होता है ना, एक टाइम के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद जो होता है ना, वो रिपीट होता है ना। गोवा कार्निवल कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है, जहां भव्य एवं शानदार रंगीन झांकियां, संगीत और नृत्य शैली गोवा में कार्निवल के भव्य आयोजन का हिस्सा होते हैं। तो ये 4 दिन तक मनाया जाता है। मतलब आप अब देख रहे हैं कि जो फेस्टिवल है ना, अब कितने दिन मनाए जा रहे हैं, कौन कौन से दिन होते हैं, किसको डेडिकेटेड होते हैं, या उस दिन क्या खास होता है। अब इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। तो अब कोई भी त्योहार पूछे पूछे आपसे, पढ़ें आप कहीं भी, तो वो देख लें कि कितने दिन मनाया जाता है और उस 4 दिन में क्या क्या खास होता है, क्या उसके अलग अलग नाम है, या फिर कुछ खास देवता का समर्पित होता है, या कुछ खास उसमें अलग उत्सव होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने अभी तक देख लिया 3-4 सवाल ऐसे पूछे हुए हैं दिन से, है ना, कितने दिन मनाए जाते हैं। जैसे गणगौर वाला एक हो गया, एक ये हो गया, एक बिहू वाला हो गया, है ना। तो अब ये 3 क्वेश्चन आप एक ही टाइप से देख रहे हैं, पूछ रहा है, मीन्स अब क्वेश्चन को इस टाइप से शिफ्ट कर रहा है। जो फेस्टिवल वाले क्वेश्चन है ना, वो डेज पे शिफ्ट कर रहा है ना। तो अब आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में विद्युत अपीलीय अधिकरण की स्थापना कब की गई है। ये जो अपीलीय अधिकरण है ना, इससे भी मुझे लग रहा है कि 4-5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। पूरे क्वेश्चन में आप देखेंगे 1800 जो सवाल है, उसमें पूरे सवाल में आपको 4-5 सवाल मिलेंगे। आई थिंक ये पॉलिटी से स्टैटिक से या फिर पॉलिटी में आपको ऐड करके ये दिया हुआ है। इसमें था ये, किसी भी सब्जेक्ट में हो, पॉलिटी में पूछ लेगा या फिर करंट से पूछ लेगा, ठीक है। तो अपीलीय अधिकरण से पूछा हुआ है। तो विद्युत अपीलीय अधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी। इस टाइप के अधिकरण बनाने के उद्देश्य होते हैं कि जो कोर्ट है ना, उस पे बर्डन कम करना। अब अलग अलग प्रकार के जो केसेस हैं, जैसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से भी देखेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और विद्युत अपीलीय अधिकरण, तो इसके खिलाफ जो होता है, किसी भी कोर्ट के जो एक विशेष प्रकार का बनाया होता है किसी एक टाइप के मुद्दे को देखने के लिए, हल करने के लिए, तो उसके खिलाफ अपील करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे एनजीटी है, और साथ में ये भी उद्देश्य होता है, इस तरीके के अपीलीय अधिकरण बनाए जाते हैं कि जो भी अधिकरण वगैरह है, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण जो कहते हैं, कोर्ट के ऊपर बर्डन कम हो। जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं ना, यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। इससे बचा तब जाके जाएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो बहुत सारे मुद्दे यहीं पे सॉल्व हो गए, तो बर्डन कम हुआ कि नहीं कोर्ट का, है ना। तो इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो ये विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना 2005 में हुई थी और विद्युत अधिकरण 2003 के तहत इसकी स्थापना की गई थी 2005 में, ठीक है। मुख्य कार्य क्या होता है, तो 2003 के तहत निर्णायक अधिकारी हो या फिर केंद्र या फिर राज्य विद्युत नियामक आयोग जो होते हैं, इसके आदेश के विरुद्ध अपील करना हो, इसके ये मुख्य कार्य होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वास्तुकार ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को डिजाइन किया था। पहले संसद भवन वगैरह से पूछता था तो समझ आता था। अब यहाँ से पूछा है आपसे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ना, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। अब इसका डिजाइन किसने किया है, तो इसको FW स्टीवंस ने किया है। देखिए अब यहाँ पे सारा जानकारी है कहाँ पे, तो मुंबई में है। मुंबई कहाँ, यानी कि भारत में है। कब बनाया गया था, निर्माण आरंभ हुआ था 1889 में और पूरा हुआ था 97 में। डिजाइन और निर्माण किसने किया था, तो वास्तुकार इसके थे, हरमन थे और आपका फ्रेडरिक थे। अभियंता कौन था, यानी कि इंजीनियर कौन था, ST वंस थे। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर की किस तारीख को कोणार्क में उड़ीसा राज्य में सबसे बड़े और भव्य नृत्य महोत्सव को देखने के लिए पर्यटक और कला प्रेमी बड़ी संख्या में आते हैं, तो 1 से 5, है ना।
तो 1 से 5 दिसंबर को देखिए यहाँ भी आपसे डेट पूछ लिया, कितने दिन मनाए जाते हैं, इसका कहने का मतलब यही है। जो भी फेस्टिवल वगैरह है अब उसका डेट आपको याद रखना पड़ेगा। राज्य का सबसे बड़ा और भव्य महोत्सव माना जाता है। चलिए अब हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कैसे-कैसे सवाल पूछे हुए हैं। 1857 से ही सवाल पूछा हुआ है, लेकिन थोड़े आपको अलग सवाल देखने को मिलेंगे। जैसे 1857 के विद्रोह में छोटा नागपुर के सिंहभूम के किस आदिवासी किसान ने कुल आदिवासियों का नेतृत्व किया था? तो ये गोनू ने किया था। ठीक है, आप बुद्धू भगत के बारे में पढ़ चुके हैं, बिरसा मुंडा के आंदोलन को पढ़ चुके हैं, जतरा भगत को पढ़ चुके हैं, ये गोनू के बारे में नहीं सुने होंगे, तो आपको लगेगा कि इन्हीं तीन में से कोई होगा, ये तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन यही सही आंसर है आपका। गोनू एक प्रमुख आदिवासी नेता थे। छोटा नागपुर का जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है ना, वहां पे ये एक्टिव थे और कोल आदिवासियों का इन्होंने नेतृत्व किया था। बाकी कोल विद्रोह के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। बिरसा मुंडा उलगुलान इनके जो आंदोलन थे, विद्रोह थे, उसको उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि महान विद्रोह। इसका मीनिंग भी पूछा हुआ है एग्जाम में। उलगुलान का मतलब क्या होता है? 1899 से 1900 तक चला था। चलिए अगला प्रश्न है, श्री नारायण गुरु ने सामाजिक सुधार कार्यों के प्रवर्तन हेतु डैश में श्री नारायण धर्म परिपालन युगम की स्थापना की थी। ये 15 मई 1903 को हुआ था। कब? 15 मई को। 15 मई 1903 को केरल में इसकी स्थापना की गई थी। केरल में स्थापना की गई थी। देखिए करिकुलम की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी थोड़ा सा नया सवाल है, मुश्किल सवाल है। तो इसका स्थापना केरल में किया गया था। और जो ये खुद ना इजावा समुदाय से इजावा समुदाय के लोगों को का धर्म कन्वर्ट किया जाता जा रहा था। इसके विरोध में, मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको रोकने के लिए, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, तो ये संगठन मुख्य रूप से एझावा समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य किए थे। ये खुद भी इसी समुदाय से रिलेटेड थे, है ना। इसकी स्थापना किसने किसने किया था? तो डॉक्टर पद्मनाभन पालपू और नारायण गुरु जी ने किया था। देख लीजिएगा, इसके उद्देश्य वगैरह सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। इन्होंने एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया था, और साथ में जो मंदिर में निम्न जाति के लोग को एंट्री नहीं दिया जाता था, उसके लिए भी इन्होंने एक वो किया था, वाइकोम सत्याग्रह चलाया था, तो त्रावणकोर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इनका एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति जो नारायण ने श्री नारायण गुरु की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद नॉट मैनी बट वन लॉन्च किया था। तो नॉट मैनी बट वन किसकी कविता है? नारायण गुरु से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शाहमल अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? शाहमल जो है ना, जुलाई 1857 में। तो ये भी एक मुश्किल सवाल में देखा जाएगा। जब हम ऐसे फैक्ट को कहीं पढ़ते भी हैं ना, तो ध्यान नहीं देते हैं कि ये थोड़ी ना पूछ लेगा कांस्टेबल के एग्जाम में। बट याद रखना है, शाहमल अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारा गया था जुलाई 1857 में। शहादत का स्थान कौन सा था? तो बड़का गांव का जंगल में ये मारे गए थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप भारतीय विद्रोहियों का सामूहिक नरसंहार हुआ था? तो दिल्ली पर कब्जा के दौरान, है ना। दिल्ली पर कब्जा करना ही पहला उद्देश्य था कि दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाए। तो ऐसा होगा कि भाई हम पूरा, मतलब मेन मकसद था दिल्ली पर कब्जा करना, है ना। तो क्या था? दिल्ली पर कब्जा करना। ठीक है, अब इसमें देखिए दो तीन टाइप से सवाल पूछता है कि कहाँ का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, और वहां के विद्रोह को किस अंग्रेज नेता ने या लीडर ने क्या कहते हैं, कंट्रोल किया था। इससे सवाल बहुत सारे पूछे हुए हैं 1857 के विद्रोह से। तो दिल्ली का देख लीजिए, बहादुर शाह जफर थे। इसको भी मैंने रिलेट करके जो आपका कंपाइल करके वीडियो आएगा ना, उसमें मैंने याद करवाया है। कानपुर का नाना साहब, कानपुर, कान जो होता है, नाना साहब का जो कान होता है ना, थोड़ा हल्का कम सुनते हैं। नाना, भाई उम्र हो गया ना नाना साहब का, तो नाना साहब का उम्र हो गया तो कान उनका थोड़ा कमजोर तो हो ही जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, ये बिल्कुल आपको कोई डाउट रखना ही नहीं है इसमें कि झांसी से लक्ष्मीबाई जी थी, और ये आपको बताने का जरूरत थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, नाना साहब का ना धुंधु पंत नाम था। जो नाना साहब हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, इनका नाम, इसको ये सब हमने आपको रिलेट करके याद करवाया। इनका नाम क्या था? धुंधु पंत, या फिर धुंधु लिखता है, धुंधु। अब नाना जी जो है ना, नाना जी के तो कान कमजोर हो जाते हैं, आंख भी कमजोर हो जाता है, तो धुंधला दिखेगा कि नहीं, है ना, धुंधला दिखेगा ना। तो कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन वास्तविक मतलब सैन्य नेतृत्व की बात करें हम, यहाँ पे सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? सैन्य नेतृत्व, ये पूछता है सैन्य नेतृत्व आपके तात्या टोपे, तात्या
टोपे, तात्या टोपे, है ना? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ये दोनों लोगों का पूछता है और कंफ्यूजन होता है। तो रामचंद्र पांडु रंग था। ठीक है, दोनों लोग का नाम याद रखिएगा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। नाना को धुंधला दिखता था और कान कान से भी बेचारे कमजोर थे और सैनी नेतृत्व कौन कर रहा था यहाँ पे? तात्या टोपे कर रहे थे। ठीक है, और पांडुरंग चाम इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र। चलिए, बाकी अवध से बेगम हजरत महल थी, वाजिद अली साहब जो थे ना उनकी विधवा थी ये, मतलब उनकी वाइफ थी, है ना? और ये बरेली खान बहादुर जी का था। भाई जो बच्चा बरेली करेली खा जाए, एक तो बाबा से है तो वो भी बता देंगे, या फिर जो बच्चा करेली का सब्जी खा जाए, करेले खा जाए, उसकी तो बहादुरी की हम तारीफ करते हैं, उसकी बहादुरी की बखान तो करते ही ना। बिहार से मतलब आरा जगदीशपुर वाला क्षेत्र से कौन थे? कुंवर सिंह थे। फैजाबाद, जाबाद में आना भाई। फैजाबाद से कौन था? अहमदुल्ला। भाई एक अहम लड़ाई था, आजादी का अहम लड़ाई था ना 1857 वाला, और इसमें ये फैजाबाद वाले कह दिए अब्दुल्ला शाह ने कि जाबाद में आएंगे। जाबाद में आएंगे तो भाई जा अकेले ही बच गई है बेचारे, है ना? मारपीट के अंग्रेजी जो है इनको सीधे कर दिए, तो एक साथ इन्होंने लड़ाई शुरू ही नहीं की। ऐसे आपको करके रिलेट करना है, याद हो जाएगा। रोहिलखंड का याद रखिएगा। रोहिलखंड से कौन किया था? खान बहादुर खान ने किया था। इससे भी आपको सवाल पूछा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अवध सैन्य पुलिस के उस कैप्टन का नाम क्या था जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान उसने भारतीय अधीनस्थों द्वारा सुरक्षा प्रदान की थी? तो कैप्टन हर्षित था। अगला प्रश्न है, देवी निशुंभ सूदिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है विजयालय ने करवाया था। कावेरी नदी के किनारे ये था, उत्तर में था। पुस्तक रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल्स ऑफ 1857 किसने लिखी थी? तो ये इकबाल हुसैन ने लिखा था। ये सारे मुश्किल क्वेश्चन है, हिस्ट्री के अंदर पूछे गए थे। चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में किस ब्रिटिश अधिकारी ने युद्ध लड़ा था? अब देखिए, चिन्हट से पूछा है कि चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में किस ब्रिटिश अधिकारी ने युद्ध लड़ा था? तो ये थे हेनरी लॉरेंस। लखनऊ 1857 में जो लखनऊ का विद्रोह था ना, उसको लॉरेंस गया था दबाने के लिए। अब यहाँ पे दो चीज याद रखना है चिन्हट का। एक तो अंग्रेजों की साइड से लॉरेंस था, और विद्रोही सेना जो था ना इंडियन की तरफ से हम बात करें तो बरकत अहमद जो थे ये नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, भारतीय विद्रोही जीते थे इसमें, लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी, इसमें मारा गया था ये। अब यहाँ पे सारे देख लीजिएगा आप, है ना? दिल्ली का, दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा था? तो बहादुर शाह जफर कर रहे थे। हडसन गया था दबाने के लिए, निकोलसन, ये निकलसन जो है ना मारा गया था। निकलसन, तो मैंने आपको रिलेट करके याद करवाया था कि इसके नाम में ही है निकल, बेचारे का प्राण निकल गया था। दिल्ली का विद्रोह दबाने में निकलसन का प्राण निकल गया था, है ना? चलिए, ये सारा देख लीजिएगा, मैंने याद करवाया है वहां पे, तो बार बार वो चीज करने का मतलब है नहीं। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि मकसद है कि आपको दिखा दें कि क्वेश्चन कैसे कैसे नए पैटर्न से पूछे जा रहे हैं, मतलब थोड़ी गहरे सवाल पूछे जा रहे हैं गहराई में जाके, और हम कैसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान किसने 84 देश के मुखियाओं और किसानों को संगठित किया था, जो रात में गांव गांव जाकर लोगों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का आह्वान किया था? तो ये थे शाहमल जी। सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। 84 गांव में जाके इन्होंने वो किया था, लोगों को जुटाया था और विद्रोह करने के लिए तैयार किया था। फिर इनको मार उड़ के और टांग दिया था चौराहे पे, ताकि लोग देखें तो डरें और ऐसा फिर साहस ना करे कोई। ज्योग्राफी में आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषतः ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत में उष्णकटिबंधीय निम्न दाब को नियंत्रित करता है? तो ये करता है पूर्वी जेट प्रवाह। देखिए, पूर्वी जेट की प्रवाह की बात करें ना, तो ये बड़ा ही गहरा सवाल है, आप समझे तो, मतलब इससे आईटीसीजेड से रिलेटेड है, एक तरह से समझ लीजिए। आईटीसीजेड से मुझे लग रहा है कि 4-5 सवाल पूछे हुए हैं। आईटीसीजेड आपको आगे सवाल मिलेगा, आईटीसीजेड से बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं, तो याद रखिएगा। ये जो होता है आपका तेज बहने वाली हवा होती है ना? ये ऊपर की तरफ बहने वाली तेज हवा होती है, एक प्रकार की तेज गति से बहने वाली हवा होती है, ऊंचाई पे बहती है ये ग्रीष्म ऋतु, है ना? और ये पूरब से, पूर्वी जेट है ना, तो ये पूरब से आपका, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, ऊंचाई पर, अभी आपको समझ आएगा, ऊंचाई पर बहती है ये, ऊंचाई पर और तेज बहती है। ठीक है,
अब यहाँ पे इस टाइम में जो होता है, गर्मी के टाइम में आईटीसीजेड जो होता है हमारा, जो इक्वेटर के पास होता है, उसमें क्वेश्चन बड़े ही सीक्वेंस में दिए हुए हैं। आईटीसीजेड के पास होता है, आगे आपको ये टर्म समझ आ जाएगा। आईटीसीजेड के पास होता है ये, सॉरी, इक्वेटर के पास आईटीसीजेड होता है। ये जो है जैसे जैसे गर्मी बढ़ते गर्मी, जब गर्मी का टाइम आता है तो हमारा उत्तरी भारत जो होता है, हमारे भारत का जो क्षेत्र होता है ना, वो गर्म होने लगता है, उत्तर भारत का साइड का। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इक्वेटर के पास आईटीसीजेड है ना, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है ना। ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है, इसमें होता क्या है, तो ये गर्म एरिया होता है। आईटीजेड यहाँ पे इक्वेटर के पास बनता है इसलिए क्योंकि ये गर्म एरिया होता है ना। आईटीसीजेड कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पर विषुवत रेखीय पछुआ पवन बह रही होती है ना। और 0 डिग्री इक्वेटर से लेके यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे 5 डिग्री साउथ, ये दोनों जो, ये जो बीच वाला एरिया होता है, आपको पता है कि ये गर्म क्षेत्र होता है। यहाँ पे मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे गर्म होती है हवा, और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध से और दक्षिणी गोलार्ध की जो ये व्यापारिक पवनें होती है ना, ये आके यहाँ पे मिलती है। तो जब भी आईटीसीजेड आप देखेंगे, आगे जब आएगा टर्म तो हम उसको अच्छे से थोड़ा समझेंगे। तो एक तरह से समझ लीजिए कि आईटीसीजेड यहाँ पे बनता है, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है ना उत्तरी भारत में, तो ये आईटीसीजेड ऊपर ऊपर शिफ्ट होने लगता है। ठीक है, अब ऊपर शिफ्ट होता है तो ये गर्म एरिया होता है, यहाँ पे हवाएं गर्म होती हैं। गर्म होता है सरफेस, तो सरफेस गर्म होगा तो हवा गर्म होके ऊपर जाएगी, है ना, ऊपर उठेगी। अब ऊपर उठती है तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है, लो प्रेशर जोन बनता है। हाई टेम्परेचर में लो प्रेशर जोन, उसमें मैंने रिलेशन आपको समझाया है लो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, है ना। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। यहाँ पे सरफेस गर्म होगा, सरफेस गर्म होने से क्या होता है, हवा गर्म होगी, ऊपर उठती है। और ये जो हवा होती है, पूर्वी जेट प्रवाह जो है, ये ऊपर चलने वाली, अभी आपको बताया कि पूर्व से पश्चिम चलती है और ये ऊंचाई पर चलती है ना, ऊंचाई। तो अब यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे ऊंची हवा चल रही है, ऐसे पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसे तेज हवा चल रही है, तेज चल रही है, ठीक है, और यहाँ से गर्म होकर हवा ऊपर उठ रही है, तो इन हवाओं को भी ऐसे मोड़ लेता है, मतलब इनको भी अपने साइड में बहा ले जाता है। इस तरीके से उष्णकटिबंधीय निम्न दाब को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाता है कौन, पूर्वी जेट प्रवाह, है ना। जो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ हवा जा रही है, उसको भी ये बहा के अपने, मतलब अपने ही रास्ते में बहा के लेके चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत में बनने वाले उष्णकटिबंधीय निम्न दाबों को नियंत्रित करने में पूर्वी जेट प्रवाह का महत्वपूर्ण भूमिका होता है ना। इसका गठन, पूर्वी जेट प्रवाह का गठन कहाँ पे होता है, तिब्बत वाले पठार में होता है। तीव्र उष्ण गर्म उष्मीकरण के कारण होता है। ये मानसूनी हवा और उष्णकटिबंधीय निम्न दबावों की दिशा और गति और तीव्रता को प्रभावित करती है। तो आपको बताया मैंने कि ये नीचे से जो ऊपर गर्म होके हवा जाती है, इसको भी अपने ही साथ, क्योंकि ये ऊपर बहती है और तेज बहती है, तो इधर वाले हवा को भी बहा के लेके चली जाती है। तो दिशा को भी निर्धारित करती है, गति को भी प्रभावित करती है, और तीव्रता को भी प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आईटीसीजेड हो गया। अब आईटीसीजेड कौन सा क्षेत्र होता है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। आईटीसीजेड कहते हैं ये जो अभिसरण होता है ना, अभिसरण किसको कहते हैं, अभिसरण क्षेत्र। जब दो टाइप की हवा एक जगह मर्ज होती है, एक साथ मिलती है ना, तो उसको अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। तो अभिसरण तो पता चल गया। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपको बताया मैंने कि इक्वेटर वाले जोन में बनता है, जो गर्म होता है ना एरिया, यहाँ पे गर्म है, सूर्य का रोशनी सालों भर इस पे सीधा पड़ता है, तो गर्म एरिया होता है ये। उष्णकटिबंधीय आपको पता चल गया, है ना। तो इंटर इंटर मतलब इसके बीच में, इंटर कहने का मतलब है कि जो मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री से लेके यहाँ पे 5 डिग्री, और यहाँ पे नॉर्थ हो गया, और 5 डिग्री आपका साउथ हो गया, इसी बीच का ये होता है ना। तो उत्तरी गोलार्ध से जो व्यापारिक पवनें हैं वो इधर आती हैं, और ये इधर आती हैं, दो मर्ज होती है। तो इस वजह से दो टाइप की हवा जब मर्ज होती है तो इसको अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे इसके बीच में होता है इसलिए एंटर कह दिया, और गर्म वाला क्षेत्र है ये, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा आपसे कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि मध्य जुलाई के आसपास में सतही निम्न दाब पट्टी आपको बताया ना मैंने कि गर्म होता है फर्श, फर्श गर्म हुआ तो हवा गर्म होगी, हवा गर्म होगा तो हल्का होके ऊपर उठता है। अब प्रेशर बनाने का काम कौन कर रहा है, प्रेशर हवा से ही बनता है। जैसे एक बलून हो गया, बलून में हम जब गैस भरते हैं तो प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बहुत ज्यादा भर दिए तो फट भी जाता है। तो प्रेशर बढ़ाने का काम कौन करता है, प्रेशर किससे होता है, एयर से होता है। और यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है क्योंकि हवा तो है ऊपर उठ रही है गर्म होके। ठीक है, तो सतही निम्न दाब पट्टी जिन्हें अंत
उष्णकटिबंधीय, अंतः आपको बता दिया कि इसके बीच में हो रहा है। उष्णकटिबंधीय ये गर्म वाले क्षेत्र में होता है, और अभिसरण का मतलब भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है उत्तर की ओर खिसक कर डैश के बीच हिमालय के लगभग समानांतर स्थित हो जाता है। पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है ना, जैसे ही मई जून का टाइम, जुलाई का टाइम आएगा, तो यहाँ से जो ITCZ है ना, वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है ऊपर की तरफ। तो कितना शिफ्ट होता है? 20 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थ होता है। हिमालय की तलहटी में, ठीक है, खिसकने लगता है। 4-5 सवाल है इससे, ITCZ से 4-5 सवाल है, तो वहां आप देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। भारत में मानसून ऋतु के दौरान इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ को क्या परिभाषित करता है? तो गंगा के मैदान में निम्न दाब क्षेत्र प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं जो दो टाइप की हवा एक साथ मिलती है, तो उसको कहते हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण भारत में मानसून ऋतु के दौरान इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अच्छा, ये जो ITCZ है ना, ये मानसून को भी प्रोवाइड करते हैं। जब ITCZ पूर्वी जेट बढ़िया रहा तो फिर मजबूत रहा, तो बारिश में ये मानसून भी बढ़िया रहता है, ठीक है। भारत में मानसून ऋतु के दौरान इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न दाब दबाव का क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के पास, जहां उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं मिलती है ना। यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध की और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की जो हवाएं हैं मिलती है, तो यही आपका कन्वर्जेंस जोन कहलाता है, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल हो गया, गर्म क्षेत्र है, और इंटर सॉरी ट्रॉपिकल हो गया, और इंटर का मतलब हो गया कि इसके बीच में, ठीक है। तो जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं मिलती है, वही तो क्षेत्र होता है आपका ITCZ। ITCZ की स्थिति मानसून के पैटर्न को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये मानसून गर्त का स्थान निर्धारित करता है, जो निम्न दबाव का क्षेत्र है, जो आसपास के क्षेत्रों में नमी को आकर्षित करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गर्म हुआ एरिया है ना, हवा ऊपर उठ रही है, हवा ऊपर उठ रही है, और एक जो पूर्वी जेट है, पूर्वी जेट प्रवाह, ये जो है ऊपर वाली हवा को और लेके भाग गई इधर, है ना, और लेके भागे चली गई अपने साथ। अब ये तो ऊपर उठ रही है, और यहाँ से हवा ऊपर चला जा रहा है, मतलब बह के कहीं और चला जा रहा है, तो ये गैप नहीं रहता है। हवा गर्म होके ऊपर गई, और दूसरी जो ठंडी हवा है ना, वो आएगी दूसरी तरफ से, हवा बह बह के नीचे आएगी, खाली तो नहीं रहेगा ये जगह। तो एक ये जो प्रोसेस है ना, वो बढ़ जाता है। हवा भर रही है और ऊपर भी जा रही है, हवा भर रही है, ऊपर जा रही है। तो जब नमी वाला हवा आता है, तो नमी वाला हवा आएगा, ऊपर जाएगा, भारी बनेगा, बादल बनेगा, भारी होगा, फिर बारिश होगा, तो ये बारिश को भी निर्धारित करता है। तो ITCZ की स्थिति मानसून के पैटर्न को प्रभावित करती है, क्योंकि ये मानसून गर्त का स्थान निर्धारित करता है, जो निम्न दाब का क्षेत्र है, जो आसपास के क्षेत्र में नमी को आकर्षित करता है। आसपास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे खाली होगा, तो इधर की जो हवाएं हैं वो नमी लेके आगे बढ़ेंगी ही, इसको इस गैप को भरने के लिए आएंगी। तो इस तरीके से ये जो नमी वाली हवा है थोड़ी ऊपर जाएगी, तो ठंडी होगी, भारी होगी, और फिर जाके बारिश करवाएगी, ठीक है। मानसून के समय में सूर्य का सीधी किरण उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है, जिससे उत्तर भारत में विशेष रूप से गंगा और मैदान में, जो मैदानी क्षेत्र होता है गंगा का, वहां पे ITCZ मतलब निम्न दाब वाला क्षेत्र विकसित होता है। इसी वजह से ITCZ निर्माण होता है ना। मतलब ITCZ जो है ना, खिसक के आ जाता है इक्वेटर से इधर की तरफ। ITCZ वो क्षेत्र होता है, ये हम देख चुके हैं। भारतीय मुख्य भूभाग के दक्षिणतम बिंदु को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो केप कोमोरिन कहा जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा सावधान इसमें रहना है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है, इसको इंदिरा कॉल कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये। मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन, मुख्य भूमि में, ठीक है। वहीं पे मुख्य भूमि से दूर जो है हमारा सबसे अंतिम बिंदु कौन सा होता है दक्षिण साइड में? तो ये इंदिरा पॉइंट होता है अंडमान एंड निकोबार में। लेकिन मुख्य भूमि पे कहे तो केप कोमोरिन। तो इन दोनों में आपको डाउट हो सकता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी क्वेश्चन इसलिए मैंने रखा है कि थोड़ा सा आपको सावधान भी रहना है। जीरो टीलेज खेती एक तकनीक है जो मृदा विक्षोभ को कम करती है। भारत में मुख्य रूप से इस फसल की खेती में प्रचलित है। जीरो टिलेज, शायद ये पहली बार सवाल पूछा हुआ है, या फिर किसी एग्जाम में पूछा भी हुआ, तो हम ज्यादा ध्यान दिए नहीं है ना, मतलब ज्यादा आपका ध्यान गया नहीं होगा। ये पानी की मतलब ये जो होता है ना, बिना खेत को तैयार किए ही किया जाता है इसमें, मतलब जुताई उताई नहीं किया जाता है। तो एक तो समय का बचत होता है, खर्चा बचत होता है। तो इसमें मुख्य रूप से गेहूं की फसल पे इसको प्रैक्टिकली किया गया, तो काफी फायदेमंद रहा है। तो मृदा विक्षोभ को कम करती है। भारत में मुख्य रूप से किस फसल की खेती के लिए प्रचलित है? तो गेहूं के लिए ये काफी प्रचलित है। यहाँ पे देखेंगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जीरो टिलेज का मतलब है कि शून्य जुताई। ये वो प्रक्रिया है जिसमें बीज को बिना खेत की पूर्व तैयारी किए
मतलब मिट्टी को जैसे खुदा हम क्या करते हैं कि फसल लगाने से पहले उसका जुताई वगैरह करते हैं ना, तो वो सब नहीं करते हैं। जो कचरा होता है मतलब पुराने जो फसल के होते हैं कचरा, उसको हटाते हैं। वो सब कुछ नहीं किया जाता है, बस इसमें जो बीज होता है ना, उसको गहराई में ले जाके लगा दिया जाता है। उसके ड्रिलर्स मतलब एक मशीन के थ्रू लगा दिया जाता है और वो जो है पुराने फसल के जो क्या कचरा होता है, पुआल वगैरह जो कहेंगे, वो आपका खाद का काम कर देता है ना? और इसको गेहूं पे अपनाया गया तो ये गेहूं की फसल में काफी फायदेमंद रहा है। तो जीरो टिलेज के तहत बिना जुताई वाली मिट्टी में गेहूं की सीधी बुआई और चावल के अवशेषों को छोड़ देना बहुत फायदेमंद होता है। ड्रिलर्स के माध्यम से इसमें खेती की जाती है, मतलब जो बीज है ना लगाया जाता है। कई कारण से किया जाता है। एक तो समय का बचत हो गया, है ना? खेत को तैयार करेंगे, जुताई करेंगे, पुराना जो पुआल वगैरह है उसको हटाएंगे, तो इसमें टाइम वेस्ट हुआ ना, साथ में पैसा भी खर्च हुआ, ईंधन भी खर्च हुआ, उत्पादन में भी वृद्धि होता है इससे। मतलब जो कचरा वगैरह छोड़ देते हैं, इस तरीके से जो खेती करते हैं, इसमें गेहूँ की खेती खेती में गेहूँ की फसल में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है, पैदावार अच्छा हुआ है, तो उत्पादन में भी वृद्धि हुआ, मिट्टी की संरचना में भी सुधार होता है इससे। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में मानव निर्मित द्वीप है? तो भारत में मानव निर्मित जो द्वीप है, वो वेलिंगटन द्वीप है, याद रखना है आपको, केरल राज्य के कोची में है। पॉलिटी के सवाल देखें तो भारतीय इसमें धारा वगैरह से काफी सवाल पूछा हुआ है। कोई भी अधिनियम वगैरह आता है तो उसकी इंपॉर्टेंट धारा वगैरह याद रखना है आपको। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अधिकारों को डैश कहा जाता है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, डीपीएसपी हो गया। इनसे तो एक एक आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। बहुत सवाल पूछा हुआ है, हर एग्जाम में पूछता है। चलिए, अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है? तो धारा 10 के तहत। अब देखिए धारा 10 पूछा हुआ है इसमें, धारा 12, 21, 15 ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसका डिटेल में आपको मिल जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा, जैसे ये जो धारा है ना आपका संबंधित है, ये बताता है कि ये बताता नहीं, मतलब एक तरह से संरक्षण देता है कि जो भ्रामक प्रचार किए जाते हैं, विज्ञापन किए जाते हैं, जैसे कोचिंग वगैरह का आपने सुना, है ना? अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो ये समझ नहीं आता है कि एक ही जो कैंडिडेट है वो 10 कोचिंग में कैसे पढ़ लेता है। कहते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस इतना भास्ट है। अगर एक बच्चा 10-10 कोचिंग में जा रहा है, कैसे जा रहा है भाई? कितना टाइम दे दिया वो? तो ये जो भ्रामक प्रचार करते हैं ना कि एक ही बच्चा को 10 कोचिंग में दिखाते हैं कि भाई टॉपर जो रैंक 1 है ना मेरे यहाँ का है, मेरे यहाँ का, सब कह रहा है कि मेरे यहाँ का, मेरे यहाँ का, मेरे यहाँ का। तो ये जो भ्रामक प्रचार करते हैं कि 2 बच्चा निकला है उनके कोचिंग से, फिर भी वो 10 का लिस्ट दिखा देंगे। तो ये जो भ्रामक प्रचार करते हैं, विज्ञापन होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, इसको पढ़िएगा डिटेल से, आपको समझ आ जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण एक तरह से उपभोक्ता जो है उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए ये अधिनियम है। ठीक है, 2020 में ये आया था, लागू हुआ था। बाकी ये सारा देख लीजिएगा धारा किससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका की अवधारणा पेश की है? जब कानून का कोई रास्ता बच नहीं जाता है ना, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, एक सेकंड, लाइट मूव करना था, चार्ज ऑन। हाँ, क्या था क्वेश्चन? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका की अवधारणा पेश की थी? उपचारात्मक याचिका कहने का मतलब है कि ये अंतिम कानूनी उपाय होता है ना? अंतिम कानूनी उपाय, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब ये अंतिम उपाय होता है। तो क्यूरेटिव पिटिशंस कहते हैं इसको। ये रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य में अवधारणा पेश की गई थी। देखिए, इसमें होता क्या है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अंतिम फैसला दिया और आपको लग रहा है कि आपको सही डिसीजन नहीं मिला है, आपके साथ जो है कुछ तो मतलब सही आपको न्याय नहीं मिला है, जो होना चाहिए था आपके साथ वो नहीं हुआ है, तब ये तरीका आप मतलब उपचारात्मक याचिका जो है दाखिल कर सकते हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट में ही इसको दायर किया जाता है और इसे न्याय के लिए अंतिम दरवाजा के रूप में माना जाता है। इसके बाद कोई दरवाजा नहीं होता है। जब कोई दरवाजा नहीं है तो ये अंतिम दरवाजा है और इसके बाद कोई दरवाजा नहीं मिलेगा। कहाँ पे अपील किया जाएगा? ये कहाँ दायर किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में, है ना? तो रूपा अशोक मामले में रूपा अशोक
हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य मामले में 2000 का ये मुद्दा है, 2000 जो ईस्वी है उस टाइम का मुद्दा है, तब ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय हरित अधिकरण 2010 में ये बना था। 2010 में बना था कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो होता है ना, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन परामर्श कौन देता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये बड़ा ही आपको बारीक नॉलेज है, रखना है इंफॉर्मेशन याद। 18 अक्टूबर 2010 को जो एनजीटी है के तहत की गई थी इसकी स्थापना। पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं ना वो सॉल्व करने के लिए किया गया था। और आपको याद रखना है कि विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण एक प्रकार का जो विशेष पर्यावरण से संबंधित ये न्यायाधिकरण है और इस टाइप के न्यायाधिकरण को स्थापित करने वाला भारत जो है ना तीसरा देश बन गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद ये तीसरा देश बन गया है, लेकिन विकासशील देशों में इसका नंबर जो है पहले नंबर पे है। अगला प्रश्न है जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति के पास अधिवक्ता या वकील के रूप में कितना न्यूनतम आवश्यकता अनुभव होती है? अनुभव, अच्छा अनुभव होता है, मतलब मिनिमम कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। एग्जाम होता है इसका, तो 7 साल का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने बहुमत से नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा? अब देखिए, जैसे हम अगर आप हमारे टीटीजीके का मंथली करंट अफेयर पढ़ते हैं जो हम अपने ऐप पर प्रोवाइड करते हैं, आप देखेंगे कि उसमें टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन दिया रहता है। जितने पॉलिटी से जितने अधिनियम वगैरह है ना जो आए हैं नए, वो सारे सवाल भी रहते हैं। अब उसमें ये आपको पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि धारा वगैरह भी ध्यान रखना है, जो भी अधिनियम वगैरह है उसके इंपॉर्टेंट धारा याद रखने हैं। अब यहाँ पे देखिए पूछा है कि एक धारा से तो पहले आपने देखा है ना कि कौन से धारा में क्या प्रावधान है जो क्या कहते हैं विज्ञापनों को, भ्रामक विज्ञापनों को कंट्रोल करने के लिए था। और यहाँ पे पूछा है कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। मतलब इसमें जो जजेस थे उनकी वोटिंग कैसे थी, है ना? तो 4:1 से ये आपका बरकरार रखा था। मतलब 4 लोग पक्ष में दिए, एक जो है विपक्ष में दिया था, अगेंस्ट में दिए थे। चंद्रचूड़ जी जो थे, डीवाई चंद्रचूड़, इनकी अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों का वो बना था। ये 5 जज कौन थे ये भी आपको नाम याद रख लेना है। सूर्यकांत जी थे, सुरेश थे और जेबी थे, मनोज मिश्रा जी थे। 4-1 के वो से आपका ये पारित हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति और मुझे लग रहा है कि 10 क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद सदस्यों के आचरण की जांच करने के लिए जिम्मेदार है? तो विशेषाधिकार समिति, दोनों ही जो सभा होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही होता है, आचरण से संबंधित जांच करता है ना। मुख्य कार्य इसका ये होता है कि कोई भी सदस्य अगर गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है सदन का, तो उस पर कार्रवाई की जाती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में ग्राम पंचायत का संगठन एक डैश है। तो ये हो जाएगा गांधीवादी, गांधीवादी सिद्धांत। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से हमारा जो आर्टिकल है वो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। कुछ समाजवादी भी पूछता है, यहाँ पे गांधीवादी से ज्यादा पूछा हुआ है ना। अभी तक तो गांधीवादी से ही पूछा हुआ है, तो ये सारे आपको आर्टिकल याद रखना है। जैसे कि आपको पता है कि ग्राम पंचायत का जो पंचायत का व्यवस्था है वो गांधीवादी विचारधारा पे सिद्धांत से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 43 भी याद रखना है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी आपका गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो 40 पूछा है एक दो बार, आपसे 43 भी पूछ सकता है, 43 बी भी पूछ सकता है ना। अच्छा, ये जो कैपिटल में लिखा रहता है ना, मतलब बाद में अमेंडमेंट के साथ ये जोड़ा गया है, मतलब संशोधन के बाद जोड़ा गया है। और जब स्मॉल लेटर में लिखा रहता है, मतलब वो हमारे संविधान निर्माण के टाइम ही है, रखा गया था, उसको ऐड किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल जो 47 है, 48 है, ये चारों जो आप देखेंगे कि ये सारे जो आर्टिकल है हम नीति निर्देशक तत्व में पढ़ते हैं, है ना। ये 47, 48, 43 ये सारे पढ़ते हैं, तो ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अब करंट अफेयर के क्वेश्चन में देखते हैं। 29 जुलाई 2024 को एमएसएमई के लिए
पूंजी बाजार अभिगम्यता की सुविधा के लिए किस मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो रक्षा मंत्रालय। देखिए, अभिगम्यता ये सारे टर्म को मैंने उसमें बहुत तोड़-तोड़ के समझाया है। ठीक है? आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, मतलब जो पीडीएफ है, नोट्स है, उसमें भी मिल जाएगा। देखिए, ये जो एनएसी है ना, रक्षा मंत्रालय के साथ ये समझौता किया है। जैसे ये एमएसएमई, मतलब जो छोटे मझले जो बिजनेस होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको फंड जुटाने के लिए, उनको पैसा जुटाने के लिए, ताकि वो अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सके। जैसे रक्षा मंत्रालय, अब रक्षा मंत्रालय में हम बात करते हैं तो जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी काम है, जो भी चीजें बन रही है, डिफेंस से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट बन रहे हैं, जो भी हमारा संसाधन मजबूत किया जा रहा है, छोटी-छोटी कंपनियाँ उसमें मदद करती हैं। कोई जो है, मान लीजिए कि कोई भी ऐसा चीज़ बन रहा है, कोई भी मान लीजिए किसी मिशन पे काम हो रहा है, तो उस मिशन में कोई एक छोटा पार्ट, कोई छोटी-सी कंपनी है जो एक इसका मान लीजिए कि बाहरी पार्ट बना रही है, कोई जो है टायर बना रही है, कोई इसका इंजन पे काम कर रहा है, बना रहा है। तो अब ये जो छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं, इनको फंड कहाँ से मिलेगा? इनको पैसा कहाँ से मिलेगा? बिज़नेस में आपको पता है कि पहले इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद तो आप इनकम करेंगे ना। तो इनको भी पैसा कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए रक्षा मंत्रालय के साथ एनएससी ने समझौता किया है कि इनके लिए थोड़ा-सा बाज़ार से, जो पूंजी बाजार है, वहां से शेयर वगैरह अपना बेच के ये पैसा बना सके और वहां से पैसा अपना इन्वेस्ट कर सके। ठीक है? देखिए, 29 जुलाई 2024 को ये समझौता हुआ था रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। अच्छा, इस समझौते का उद्देश्य क्या था? तो जो सूक्ष्म है, लघु या फिर मध्यम उद्योग है, इनको रक्षा मंत्रालय में काम कर रहे जो भी मंत्रा रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उसके काम में सहयोग कर रहे हैं, उनको पूंजी बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट से पैसा जुटाने में मदद हो और छोटे उद्योग अपने बिजनेस को बढ़ा सके। मैंने बताया ना कि रक्षा विभाग में कुछ भी काम चल रहा है, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो उसमें ये अपने-अपने तरीके से जिस लायक हैं, जिस जो भी मदद कर सकते हैं, जो भी तैयारी, मतलब जो भी हेल्प कर सकते हैं, वो करते हैं। तो वो करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि कोई भी मशीनरी बन रहा है, किसी भी, मान लीजिए कोई फ्लाइट ही बन रहा है ना? या फिर कोई मिशन पे काम हो रहा है, तो उसमें अलग-अलग चीज़ बनाते हैं। तो इनको पैसे की ज़रूरत होती है। उसको बनाने के लिए फंड कहाँ से जुटा के लाएँगे? तो स्टॉक मार्केट में अपना वो शेयर वगैरह इश्यू करेंगे, बेचेंगे और फिर वहाँ से पैसे लेके आएँगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जब फ़ायदा होगा तो फिर से वो अपना बढ़ाएँगे बिज़नेस। हुँ। रक्षा मंत्रालय के बहुत सारे जो एमएसएमईज़ है, काम करते हैं, कोई मशीनरी बना रहा है, कोई पार्ट्स बना रहा है, तो इसके लिए ये किया गया है। तो फंड जुटा पाएँगे ये स्टॉक मार्केट से, इसके लिए समझौता किया गया है। चलिए, इसके फ़ायदे क्या होंगे कि तो छोटे और मध्यम उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रक्षा मंत्रालय को भी आत्म रक्षा मंत्रालय भी हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है एक, उसको पूरा करने में मदद मिलेगा। 2024 में कौन-सी कंपनी 5% प्रीमियर के साथ स्टॉक एक्सचेंज में शामिल होकर भारत की पहली सूचीबद्ध बहुराष्ट्रीय और स्वास्थ्य कंपनी बनी है? तो ये कौन-सी कंपनी बनी है? देखिए, ये नीवा बुपा, नीवा बुपा, इसका पुराना अगर नाम हम बात करें, तो इसका पुराना नाम नीवा बुपा नहीं था। एक इसका नाम था, एक थोड़ा अभी मेरे दिमाग से भी निकल रहा है, कुछ बुपा करके ही इसका नाम था। एक सेकंड रुकिएगा। नीवा मैक्स बुपा था, है ना? पुराना नाम जो था ना, मैक्स बुपा, बूपा था। ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन नीवा बूपा जो है पुराना नाम इसका मैक्स बूपा था। तो 2024 में 5% प्रीमियर के साथ एक स्टॉक एक्सचेंज में शामिल होकर भारत की पहली सूचीबद्ध बहुराष्ट्रीय, है ना, स्वास्थ्य बीमा कंपनी बन गई है। कौन सा? मैक्स बूपा या फिर नीवा बूपा। अब देखिए, ये जो 5% प्रीमियर के साथ ही स्टॉक एक्सचेंज में शामिल होकर, ये आपको टर्म नहीं समझ आ रहा होगा। तो मैंने इस इसमें से जितने भी टर्म है ना, वो आपको बताए थे। जैसे कोई भी कंपनी पहली बार जब शेयर मार्केट में आती है, तो फिर क्या होता है कि वो एक प्राइस फिक्स होता है उसके शेयर का, है ना? उसके साथ वो आती है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि आपका उम, उसको इश्यू प्राइस कहते हैं। जो शुरू में डिसाइड होता है एक शेयर का प्राइस, उसको इश्यू प्राइस कहते हैं। इश्यू।
इशू प्राइस, है ना? अच्छा, वो तो इश्यू प्राइस हो गया। उसके बाद क्या होता है कि आपका ये जो 5% प्रीमियम है, अगले दिन जब मार्केट में वो आता है, मतलब पहला जो शेयर बेचाता है, तो मान लीजिए उसका दाम बढ़ के जो है आपका, पहले इश्यू प्राइस था इसका 100 रुपीज, है ना, 100 रुपया था, और जब पहला शेयर बेचा गया तो 105 रुपया होगा। तो यही तो, सॉरी, 105 रुपया होगा, 105। इसी को तो कहते हैं प्राइम, है ना, 5% प्रीमियर के साथ ये स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हुआ, तो यही टर्म है आपका। चलिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में एसबीआई का निवल लाभ कितना था? ये जो तीसरी तिमाही कह रहा है ना, तीसरी तिमाही, दूसरी तिमाही से बहुत सारे, आईसीआई बैंक से भी पूछा हुआ है, एसबीआई से भी पूछा हुआ है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 9164। देखिए, यहाँ पे जो होता है, वित्तीय वर्ष शुरू कब से होता है? अप्रैल से। अप्रैल से शुरू होता है। तीसरी तिमाही कहने का मतलब पूरे जो साल है ना, अप्रैल से लेके आपको मार्च तक के माह को आपको तीन तीन के वो में बांट देना है, तीन तीन पार्ट, तीन तीन मंथ के पार्ट में बांट देना है। तो एक, दो, तीन, ये वाले की बात कर रहा है। तो यहाँ से तीसरी तिमाही, दूसरी तिमाही से काफी सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये अक्टूबर वाले मंथ से शुरू होता है। अगला प्रश्न, सेबी के सुधारों के अनुसार डेरिवेटिव बाजार में एक्सपायरी डेट पर कैलेंडर स्प्रेड लाभ को हटाना डैश से प्रभावित है? 1 फरवरी 2025 से। ये सारा डेरिवेटिव का मतलब आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, एक बार देख लीजिएगा, हम वहां पे बहुत अच्छे से इसको समझें। गवर्नमेंट स्कीम से हम देखें तो 4-5 सवाल आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हरित हाइड्रोजन की लक्षित उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो आपका 5 मिलियन मीट्रिक टन था। सागरमाला परियोजना के तहत परियोजनाओं के समग्र समूह को कितने स्तंभों में विभाजित किया गया है? तो ये माला परियोजना, एक आपको राजमार्ग परियोजना भी पूछा जाएगा। तो ये सागरमाला जो है बंदरगाह से संबंधित है। तो ये आपसे नहीं पूछा है कि किससे संबंधित है या फिर कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या है। इसमें पूछा है कि कितने स्तंभ में विभाजित किया गया। तो आपको कोई योजना भी पढ़ना है, अगर इंपॉर्टेंट है, तो वो योजना आपको उसमें मतलब सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान रखने हैं। मतलब स्तंभ वगैरह भी पूछा हुआ है, तो अब जब पढ़ेंगे तो आप ऐसे फैक्ट पे भी ध्यान रखेंगे। तो 5 स्तंभ में इसको बांटा हुआ है और 24 श्रेणियां में। 5 स्तंभ के साथ-साथ अब श्रेणी भी आपसे पूछ लेगा, तो 24 श्रेणी भी है। ठीक है? इसमें 5 स्तंभ क्या-क्या है? तो बंदरगाह का आधुनिकीकरण, है ना? और बंदरगाह का संपर्क बढ़ाना, मतलब रोड, रेल मार्ग जो है इन सबसे जोड़ना है इसको। बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण, साथ में तटीय सामुदायिक विकास, तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन, ये सारे 5 स्तंभ है, इसके याद रखने हैं आपको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विस्तार योजना आरंभ में डैश वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई थी? तो जो राष्ट्रीय विस्तार योजना है, शुरू में 3 साल के लिए शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो डैश शहरों में लागू की गई है। तो ये 12 शहर में शुरू में लागू किया गया था। अब 12 शहर यहाँ पे पूछा है कि कितने शहर में लागू किया गया था, तो क्या पता, 2015 की योजना है ना। इसमें योजना में आप देखेंगे कि नए योजना भी पूछे गए हैं, पुराने योजना भी पूछे गए हैं, और सबसे पुराने मतलब जैसे मनरेगा से तो बहुत ही सवाल पूछे हुए हैं, तो मनरेगा को आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। मनरेगा से हमने सारे मतलब इन्फॉर्मेशन जो है क्वेश्चन में रखा है, मतलब एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा। तो अभी नए योजना भी पढ़ने हैं आपको, पुराने योजना भी पढ़ने हैं। 2015 मतलब जो मोदी जी आए हैं ना, इनके टाइम का भी पढ़ना है, और सबसे पुराने जो योजना है मनरेगा वनरेगा टाइम का, उस टाइम का भी पढ़ना है। और बाकी मोदी जी के टाइम वाला तो जरूर ही पढ़ना है। मॉडर्न मतलब अभी के नए वाले योजना में आप मोदी जी के टाइम वाला सारा योजना आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये बाहर कितने शहर पूछा है कि कितने शहर में लागू हुआ, अब वो आपसे शहर भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सारे शहर का नाम भी दिया हुआ है। सरकार ने किस कार्यक्रम के अंतर्गत ओलंपिक की तैयारी के लिए भारतीय एथलीटों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और सहायता और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क प्रदान किए जाते हैं? तो सरकार के इस कार्यक्रम का जो नाम है, और देखिए यहाँ से ये क्लियर हो जा रहा है कि ओलंपिक की तैयारी करने के लिए जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी होंगे, उनको वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भी बढ़ाया जाएगा। मतलब
अब उनको नहीं सोचना है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संपर्क कैसे बढ़ाया जाए, है ना? जो जिस लायक है उनको किसी भी लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा दिया जाएगा, उसमें मदद किया जाएगा। तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स, अब हो सकता है कि ये पूरा नाम ना देके आपको टॉप्स लिखा रहे, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स। अवार्ड्स एंड ऑनर से 2 सवाल है आई थिंक। स्पोर्ट्स श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 जीता है? तो चार्वी ए ने जीता है। टोटल 19 बच्चों को मिला है, इसमें से कि 9 लड़के हैं और आपकी 10 जो है गर्ल्स हैं। ये 5 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना उनको मिलता है, 5 से 18 वर्ष के बच्चों को मिलता है, ठीक है? इसमें चार्वी ए याद रखना है, तो आपको 19 बच्चों के नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि क्या पता आपसे कौन सा पूछे, है ना? इसमें चार्वी पूछा है तो आपसे कुछ भी पूछ लेगा। 5 से 18 साल के बच्चे होते हैं, बहादुरी, कला, संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल। कुल 7 श्रेणी में, कितनी श्रेणी में दिया जाता है? 7 श्रेणी में दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बच्चों को दिया जाता है। एज क्या होता है, मतलब एज लिमिट क्या है? 5 साल से 15 साल की उम्र के बच्चे। किस किस फील्ड में दिया जाता है? बहादुरी, कला, संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र, खेल, ये कुल मिला के 7 श्रेणी में उनको दिया जाता है, ठीक है? उत्कृष्ट क्या कहते हैं, योगदान के लिए, उत्कृष्टता के लिए। अच्छा, इसमें एक पदक दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक प्रशस्ति पुस्तिका दी जाती है। चलिए, इस साल कितने बच्चों को दिया गया? 19 बच्चों को दिया गया। और आपका बहादुरी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की श्रेणी से एक-एक बच्चे को, सामाजिक सेवा की श्रेणी से 4 बच्चे को, खेल की श्रेणी से 5 बच्चे को और कला एवं संस्कृति की श्रेणी से 7 बच्चे को। देखिए, इतने हम लोग आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने बारीकी से तोड़-तोड़ के, मतलब एक-एक पॉइंट से जहाँ से सवाल बन सकता है आगे आने वाले एग्जाम में, वैसे हमने तोड़ के आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है, एकदम कैटेगरी वाइज। कितने कैटेगरी में दे देते हैं? 7। अब 7 कैटेगरी में किस-किस कैटेगरी में इस साल 19 बच्चे जो है ना, किस-किस कैटेगरी से कितने बच्चों को मिला है, ये सारे हमने तोड़ के सवाल पूछा दिया हुआ है। क्योंकि आपसे जैसे भी सवाल पूछे ना, आप आंसर देने के बिल्कुल काबिल हो, है ना? देखिए, अब ये सारा डिटेल दिया हुआ है, मतलब सारे बच्चों की लिस्ट दिए हुए हैं कि किस फील्ड से हैं, किस राज्य से हैं और किस क्षेत्र में उनको मिला है। तो ये 19 बच्चों के नाम तो याद करने आपको हैं। ये बिल्कुल आप देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ये। अ मीटिंग बाय द रिवर, मीटिंग बाय द अच्छा, अ मीटिंग बाय द रिवर किस भारतीय संगीतकार का संगीत एल्बम है जिसके लिए उसे 1993 में सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार मिला था? देखिए, पंडित विश्व मोहन भट्ट है। विश्व मोहन भट्ट जी से ने बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं। देखिए, और यहाँ से एक चीज, ग्रैमी से पूछा होगा ना, पूरे ग्रैमी से, है ना? पूरे ग्रैमी के जो आपको लिस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। ये ग्रैमी जो भारतीय ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले जो भी संगीतकार हैं, जो भी व्यक्ति हैं, वो कब जीते हैं, किस साल जीते हैं और किस काम के लिए जीते हैं, किस एल्बम के लिए जीते हैं या फिर किस लिए जीते हैं, अपने किस विशिष्ट काम के लिए जीते हैं, वो सारे आपको लिस्ट मिल जाएगा। 11 ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय गायक के यहाँ पे नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये अब सारे आप पढ़ लेंगे। जुबिन मेहता है, नीला वासवानी है, तन्नी है। स्पोर्ट्स का एक लास्ट क्वेश्चन है आपका। डैश टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बने हैं, तो ये रविंद्र जडेजा। अभी आईपीएल में जो एक रिकॉर्ड बना है, आईपीएल में, आप बताइएगा कि किस राज्य का वो बच्चा है? वैभव, वैभव सूर्यवंशी, वैभव। और उनके रिकॉर्ड क्या है? 35 बॉल में उन्होंने 100 बनाया है, अभी तक का फास्टेस्ट शतक हो गया है ना? तो आपको याद रखना है। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? यूसुफ पठान जो है ना, ये पठान भाई जो है ना, इन्हीं में से एक का तोड़ा है रिकॉर्ड। तो बता दीजिएगा उनका कितने बल पे था? 37 पे था, तो 35 पे इन्होंने बना के तोड़ दिया है, ठीक है? तो ये नाम भी आपको बताना है कि कौन से पठान थे, पठान के ही भाई थे, मतलब यूसुफ पठान और एक और पठान थे ना, तो ये पठान ब्रदर्स जो है ना, इन्हीं में से एक का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो कौन सा, वो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। साथ में ये किस राज्य से हैं, ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई, रिकॉर्ड तोड़ दिया है बच्चा। तो 14 साल की उम्र में, वो भी, है ना? 14 साल की उम्र में तोड़ा है। तो ये आपको रिकॉर्ड याद रखना है, किस राज्य के हैं, किस जिले वगैरह से भी आप ध्यान रख लीजिएगा किस जिले से हैं। और ये आपको नाम बताना है कि पठान पठान ब्रदर्स में किसका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, ठीक है? चलिए,
तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे रेलवे अब थोड़े मतलब कैसे सवाल पूछ रही है। उत्सव में आपको मैंने बताया कि कैसे सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि कितने दिन मनाए जा रहे हैं, कौन-कौन से दिन क्या-क्या खास हो रहा है, वैसे मनाया जा रहा है। फिर आपने हिस्ट्री में भी देखा, पॉलिटी में भी देखा कि धारा वगैरह से आपसे सवाल पूछा जा रहा है। कोई भी अधिनियम वगैरह आया, उसके इम्पोर्टेंट धारा से संबंधित प्रावधान को ज़रूर याद रखेंगे। और स्कीम्स जो है, गवर्नमेंट स्कीम्स, उसमें मोदी जी के टाइम का, मतलब मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेके अब तक के जितने भी हैं वो तो आपको ध्यान रखने ही है। साथ में जो मनरेगा-वनरेगा के टाइम में जो है, मतलब 1900 के आसपास जो था, 1992 98, मतलब जो पुराने है ना योजना, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है? और क्या था? मतलब जो भी सब्जेक्ट का है मैंने आपको बता दिया कि कैसे-कैसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको कंटेंट भी दिखा दिए और साथ में आपको हमने ये भी दिखा दिया कि रेलवे का क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे-कैसे बदल रहा है। अगर कांस्टेबल में ऐसे पूछा है तो जो भी हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है, जो भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड किया है, यहाँ से आपको आगे आने वाले एनटीपीसी वगैरह में सवाल मिल सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा एग्ज़ाम हो जाएगा इससे। तो कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो कंपाइल करके वीडियो आएगा 30-32 घंटे का, या फिर सब्जेक्ट वाइज़ भी आ सकता है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और जो भी सेशन आएगा देखिएगा, हम इसी तरीके के कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और आपको याद करवाने की भी बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और पीडीएफ लेना चाहते हैं कोई भी, तो हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, साथ में वेबसाइट से भी आप चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट भी मिलते हैं। जो मंथली हमारा करंट अफेयर के लिए आप हमारा मंथली कंटेंट भी मतलब वो कर सकते हैं। मैगज़ीन जो हमारा मिलता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, है ना? फ्री में मिलता है। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास आज समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन। बेस्ट ऑफ लक।